हेलो, नमस्कार गाइस, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना यहाँ पर टॉपिक रहेगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमने एक क्वेश्चन पेपर बनाया है, सिंपल क्वेश्चन पेपर बनाया है जिसमें हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट आता है एनाटॉमी का और उसमें कौन कौन सी कैसे कैसे किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। फिर आता है फिजियोलॉजी का। लेकिन स्टूडेंट्स को सबसे इम्पोर्टेंट ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी होती है कि यहाँ पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की आंसर शीट भी दो मिलती हैं और दोनों ही आंसर शीट के अंदर हमें अलग अलग क्वेश्चंस करना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एनाटॉमी की जो कॉपी है या फिर आंसर शीट है उसके अंदर फिजियोलॉजी का जो कंटेंट है वो मत मेंशन कर देना। सेम कंडीशंस में ही जो फिजियोलॉजी की कॉपी है उसके अंदर हम एनाटॉमी का नहीं मेंशन कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें मार्क नहीं मिलेंगे। तो आज हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक सिंपल क्वेश्चन पेपर जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है अपना एनाटॉमी का। तो एनाटॉमी के फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट ऑप्शंस में अपने आते हैं एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज दोनों ही आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, या फिर सिर्फ और फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं या फिर सिर्फ एमसीक्यू आ सकते हैं या फिर दोनों भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द किडनी आर लोकेटेड इन दी किडनी अपनी जो बॉडी है उसके अंदर कौन से स्पेस के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं कौन सी कैविटी के अंदर सिचुएटेड है, कौन सी कैविटी के अंदर सिचुएटेड है। तो जो किडनी है इस अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हम देखते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर जो अपनी वर्टिबल कॉलम है उसके दोनों साइड में, जैसे अपनी ये वर्टिबल कॉलम है उसके दोनों की साइड में यहाँ पर किडनी है वो दोनों साइड में प्रेजेंट रहती है लेटरल एस्पेक्ट के अंदर। लेकिन अगर हम कैविटी बोलेंगे तो कैविटी के अंदर आती है रेट्रो पेरिटोनियल कैविटी। रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। तो कौन सी कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती है किडनी? किडनी प्रेजेंट होती है इन दी रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी, जो अपनी वर्टिबल कॉलम है उनके दोनों साइड के अंदर पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर। जो अपनी वर्टिबल कॉलम है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ही प्रेजेंट होती है तो उसके दोनों साइड के अंदर प्रेजेंट होती है और उस कैविटी को अपन बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSF इज प्रोड्यूस्ड बाई। अब CSF क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो सबसे हमने जो पहले भी देखा था CSF जो अपनी मेनिंजीज होती हैं, मेनिंजीज के अंदर मेनिंजीज है। अब मेनिंजीज में के अंदर भी एक स्पेस होता है उसके अंदर तो ये कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है और उस स्पेस को अपन बोलते हैं सब एरिकनोइड स्पेस, सब एरिकनोइड स्पेस। इसके अंदर तो ये कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। लेकिन ये जो CSF है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका सिंथेसिस कहाँ से होता है, सीक्रेशन कहाँ से होता है या फिर हम बोल सकते हैं इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है? तो वेंट्रिकल के अंदर, जो ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होते हैं उन वेंट्रिकल के अंदर कोरोइड प्लेक्सस होता है, वहाँ से फॉर्म्ड होता है। इन दी वेंट्रिकल कोरोइड प्लेक्सस। ये कोरोइड प्लेक्सस है, ये फॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर वेंट्रिकल ना मेंशन करके डायरेक्टली अगर कोरोइड प्लेक्सस मेंशन कर रहे हैं वो भी ओके है, या फिर इन दी वेंट्रिकल्स कोरोइड प्लेक्सस ये भी ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सीलिया का क्या फंक्शन होता है? जैसे हम देखते हैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम बनाया है इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर जो इनर लाइनिंग होती है यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होती है। सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो एल्वोलर डक्ट है वहाँ तक रहेगी, एल्वोलाई के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये जो सीलिया है इसका काम क्या होता है किसी भी तरह का, और ये इनका मूवमेंट कहाँ की साइड से रहता है? टुवर्ड्स द आउटवर्ड, ये बाहर की साइड में मूव रहता है इसका। तो इनका मेन काम होता है टू प्लग द डस्ट पार्टिकल
टू प्लग द डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल है उनको प्लग करेगा, और उसके बाद या फिर हम इसको बोल सकते हैं टू प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल टू एंट्री इन द एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर एंट्री होने से प्रिवेंट करता है ये डस्ट पार्टिकल को। या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी जो हम इनहेल कर रहे हैं, तो इनहेलेशन में गैसेस के साथ में जो भी कंपोनेंट्स अपने अंदर जा रहे हैं, कुछ पॉल्यूशन के पार्ट्स होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ जैसे हम बोल सकते हैं इसके अंदर वुड पार्टिकल्स होते हैं, वुड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो इनहेलेशन के साथ में ही अंदर चले जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, अंदर जाके एल्वोलाई को डैमेज कर सकते हैं। उस कंडीशंस में एल्वोलाई को वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल है उसको अनप्लगिंग कर लेंगे, और वहाँ से वो बाहर की साइड में रिफ्लेक्सेस के साथ में, जैसे कफिंग रिफ्लेक्सेस है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स है, उसके साथ में वो बाहर की साइड में वापस से एक्सपेल आउट कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं टू प्लग दी डस्ट पार्टिकल्स है उनको प्लग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्वोलर एपिथेलियम ऑफ द लंग्स। जो लंग्स की एल्वोलर एपिथेलियम है वो किससे फॉर्म्ड होती है? तो हमने अभी देखा कि यहाँ पर सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम से फॉर्म्ड होती है। जो अपनी जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के अंदर भी ओरोफेरिंग्स को छोड़ के जो लैरिंजोफेरिंग्स से लेके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आगे कंटिन्यूसली सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू से फॉर्म्ड होता है। लेकिन अंदर जाके एल्वोलाई में जाके वो वहाँ पर नॉन सिलिएटेड स्क्वामस सेल से फॉर्म्ड हो जाएगा, नॉन सिलिएटेड स्क्वामस सेल से फॉर्म्ड हो जाएगा। वो अंदर जाके उसको प्लग, सीलिया एल्वोलाई के अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है उसकी वजह से ओवुलेशन प्रोसेस हो रहा है और जो कार्पस ल्यूटियम है वो फॉर्म्ड हो रहा है। तो ओवुलेशन प्रोसेस का मेन क्या होता है, जो ग्राफिन फीमेल्स के अंदर गेमेट्स में, फीमेल गेमेट्स के अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल्स हैं वो फॉर्म होंगी। ग्राफिन फॉलिकल फॉर्म होने के बाद में जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएंगी और वहाँ से एक मेच्योर एग बाहर की साइड में निकलता है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओवुलेशन। और जैसे अगर ये ग्राफिन फॉलिकल्स है, इसके अंदर ये एग है, और जो ही ये ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा तो ये जो एग है वो बाहर की साइड में निकल जाएगा। और जो ये रिमेनिंग पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। रिमेनिंग पार्ट है वो कार्पस ल्यूटियम। लेकिन यहाँ पर जो ओवम बाहर की साइड में रिलीज हुआ है ओवुलेशन में, और जो कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ है वो कौन सी हार्मोन की वजह से फॉर्म्ड हुआ है? जिसमें फर्स्ट वन आता है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सेकेंड आता है FSH, ऑप्शन है इसके अंदर FSH। थर्ड वन एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरोन। अब जो सबसे पहले तो क्या होता है, फॉलिकल मेच्योर होगा। तो ये फॉलिकल किसकी वजह से मेच्योर हो रहा है? जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले भी देखा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। और अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, फॉलिकल्स को मेच्योर कर दिया है, मेच्योर फॉलिकल्स हैं वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन को। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या काम क्या था, फॉलिकल्स मेच्योर हो गए, लेकिन ओवुलेशन प्रोसेस नहीं हुआ रहा है। उसके बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो LH हार्मोन को रिलीज करेगी, और LH हार्मोन आके क्या करेगा, जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स है उसको रप्चर कर देगा, और वहाँ से वो एग बाहर रिलीज हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द टिश्यू ऑफ द हार्ट आर्ट। यानी हार्ट मसल्स को सप्लाई करने वाली कौन सी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई कर रही है? जिसमें फर्स्ट वन आती है रीनल आर्टरी, ऑप्शन में फर्स्ट है रीनल आर्टरी जो सप्लाई कर रही है किडनी को। सेकेंड है मायोकार्डियम आर्टरी। तो मायोकार्डियम आर्टरी कोई स्पेसिफिक आर्टरी नहीं होती है, मायोकार्डियम टिश्यू होता है, मायोकार्डियम आर्टरी नहीं है। तो किसी ब्रांच को हमने मायोकार्डियम आर्टरी का नाम दिया ही नहीं है, तो हम इसको तो डायरेक्टली ही इनकरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन आती है कैरोटिड आर्टरी। अब ये कैरोटिड आर्टरी है ये सप्लाई करती है हेड एंड नेक को, ब्रेन एंड फेस को सप्लाई कर रही है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं हेड एंड नेक को सप्लाई कर रही है। एंड फोर्थ वन आती है कोरोनरी आर्टरी, और ये सप्लाई कर रही है हार्ट को। देन द करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट मसल्स को सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिंग बर्ड्स फॉर सेंसिंग बिटरनेस आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द टंग्स।
टंग्स के पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये टेस्ट बर्ड्स का काम क्या होता है, जो भी हम मील ले रहे हैं उस मील का टेस्ट कैसा है उसको फील करने का, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो फील करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो टेस्ट है उसमें भी जो बिटरनेस टेस्ट है वो कहाँ फील होता है, टंग के अंदर। तो इसको हम देखते हैं। अब इसके अंदर हम जैसे देखेंगे, इसके अंदर हमने एक टंग का सिंपल सा डायग्राम फ्रेम करते हैं। एक ओवल जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब टेस्ट बर्ड्स के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये वाला पोर्शन है, ये रहता स्वीट स्वीट। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन है, ये रहता है यहाँ पर स्वीट। जैसे ये स्टार्टिंग का पोर्शन है, ये वाला है, इसको हम देखते हैं स्वीट। स्वीट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। उसके बाद में ये जो लेटरल एस्पेक्ट में आता है, ये वाला लेटरल एस्पेक्ट वाला, ये रहता साल्टी। साल्टी। देन पोस्टियो लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, पोस्टियो और लेटरल एस्पेक्ट में। ये है यहाँ पर सोर टेस्ट बर्ड, यानी जो खट्टा टेस्ट कहाँ से प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में, सोर टेस्ट बर्ड। एंड उसके बाद में ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर ये वाला रहता है बिटरनेस। बिटरनेस। तो जो अपना क्वेश्चन था कि जो बिटरनेस टेस्ट है वो कहाँ से फील होता है, तो हम देखते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टंग। टंग का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। जैसे ये वाला क्या है, एंटीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर। देन ये दोनों ही लेटरल एस्पेक्ट में है। जैसे फर्स्ट वाला है ये एंटीरियर लेटरल है एंड दिस वन दी पोस्टीरियर लेटरल है, और लास्ट वाला रहेगा यहाँ पर पोस्टीरियर। पोस्टीरियर, टंग का पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं ऑप्शन क्या था। ऑप्शन में फर्स्ट है इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। जो इंटीरियर पार्ट होता है टंग के अंदर, ये वाला जो पार्ट है टंग के अंदर, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो इंटीरियर पार्ट के अंदर तो प्रेजेंट नहीं होगा, इनकरेक्ट है। सेकेंड वन आता है लेटरल पार्ट ऑफ द टंग। अब लेटरल पार्ट के अंदर हमने देखा था सोर एंड साल्टी प्रेजेंट था। जो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट है तो डेफिनेटली वहाँ पर साल्टी रहेगा, एंड पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट है तो वहाँ पे सोर प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं है। देन आता है अंडर सरफेस ऑफ द टंग, टंग के नीचे, ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन आता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग है, इसके अंदर राइट आंसर अपना रहेगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। नेक्स्ट हम देखते हैं जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर। जैसे सबसे पहले आता है क्रेनियल नर्व, सेकंड वन आता है टाइप्स ऑफ द बोन एंड जॉइंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड लास्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। अब इसके अंदर इन क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस पेपर के अंदर बहुत सारे जो पहले हमने पेपर देखे हैं उन क्वेश्चंस के अंदर हमने सोल्व किया है। जैसे क्रेनियल नर्व है, इनको हमने सोल्व कर लिया है। जो 12 पेयर आते हैं क्रेनियल नर्व, 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व, जिसके अंदर सेंसरी मोटर एंड नाउस मिक्स नर्व है, ये प्रेजेंट नर्व है। सेकंड आता है इसके अंदर टाइप्स ऑफ द बोन एंड द जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ द बोन एंड द जॉइंट्स। अब इसके अंदर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द बोन। बोन कितने टाइप की थी हमने पहले भी देखा था। यहाँ पे जो पहले हमने क्वेश्चंस के अंदर देख चुके हैं वही है। यहाँ पर बोन्स कौन कौन सी बोन्स होती हैं, जैसे फ्लैट बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है,
इरेगुलर बोन है एंड दी सेस्मोइड बोन। तो बोन कितने टाइप की है यहाँ पर? 5 टाइप की बोन है, जिसमें लॉन्ग बोन, सेकंड है शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, irregular bone, irregular bone, and the sesamoid bone. जो हमने पहले प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया है, तो आप वहाँ से ये कंटेंट देख सकते हो। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। जो जॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, फाइबर्स जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट एंड दी सेस्मोइड जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। तो जो हमने फाइबर जॉइंट्स, जो साइनोवियल जॉइंट्स है उसको तो हमने देख लिया था। अब यहाँ पर जो फाइबर्स जॉइंट एंड कार्टिलेज जॉइंट्स हैं उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट वन आता है वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी जो अपना एलिमेंट्री केनाल्स होती हैं, वो एलिमेंट्री केनाल कौन कौन सी टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। एंड लास्ट शॉर्ट नोट्स के अंदर है स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, जो हमने प्रीवियसली देख लिया है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। एनालिस द ऑर्गन ऑफ द रीनल सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ऑर्गन है उसको एनालिस करना है। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है किडनी की, उसको हमें यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है, जो लगभग कितने नंबर का है, यहाँ पर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर टाइम, मैक्सिमम टाइम दे सकते हो यहाँ पर 15 मिनट्स। 15 मिनट से ज़्यादा आप भी 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको आप टाइम दे ही नहीं सकते हो। वहीं पे शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट नोट्स वाले हैं, इसके अंदर अगर यहाँ पे ये 3 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो आपकी स्पीड एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यहाँ पर 7 मिनट्स दे सकते हो। इससे ज़्यादा आप इसके अंदर नहीं दे सकते हो। अब 7 मिनट्स का मतलब ये नहीं कि 7 मिनट हो गई है दैट मीन्स कंप्लीट है। उसके अंदर एटलीस्ट कंटेंट, सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए, लेकिन टाइम आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो सफिशिएंट कंटेंट के लिए भी। अनदर क्वेश्चन है राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द नर्व सिस्टम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिब्रम विथ द डायग्राम। जो हमने पहले क्लास के अंदर देख चुके हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे। हम आज उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट विद डायग्राम एंड एक्सप्लेन द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब यहाँ इसके अंदर क्या मेंशन करना था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिफाइन करना है, हार्ट की स्ट्रक्चर को डिफाइन एक्सप्लेन करना है, और लास्ट के अंदर जो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसको एक्सप्लेन करना है, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया है। इवन थोड़ा सा पार्ट नहीं देखा था, टाइप्स ऑफ दी सर्कुलेशंस, वो सारा का सारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी लगभग हमारा पहले से ही सोल्व है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ द जॉइंट देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इवन सिंपल सा हम यहाँ पर एक बार कौन कौन सी नर्व्स हैं उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्रेनियल नर्व है, 12 पेयर ऑफ नंबर होती हैं, 12 पेयर में होती हैं। अब 12 पेयर में यहाँ पर भी सेंसरी मोटर एंड मिक्स नर्व होती हैं, जिसको अलग अलग हमने यहाँ पर कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया। जैसे फर्स्ट नर्व आती है ओल्फैक्टरी नर्व, ये है सेंसरी नर्व। अब सेंसरी नर्व, अब जो येलो कलर के अंदर है वो सेंसरी नर्व है, जो फर्स्ट नंबर की नर्व आती है, सेकंड नंबर की नर्व आती है, एंड दी 8th क्रेनियल नर्व है विच इज़ द वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, जो अपनी ईयर को सप्लाई कर रही है। सेकंड, उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर मोटर नर्व। अब जो मोटर नर्व है वो कौन सी है, जैसे सेकंड थर्ड वन नर्व आती है अपनी ओक्लोमोटर नर्व है, जो मोटर नर्व है नाम से इंडिकेट है। उसके बाद में ट्रोक्लियर नर्व है, ये भी मोटर नर्व्स है, जो अपनी आई की मसल्स हैं उसको सप्लाई कर रही है। इसके साथ साथ में हम देखते हैं 6 नंबर की नर्व आती है एब्ड्यूसेंस नर्व है, ये भी मोटर नर्व है। 11th नर्व एंड दी 12th नर्व, ये भी मोटर नर्व है, जिसमें एसेसरी नर्व्स एंड दी हाइपोग्लोसल नर्व्स है, ये भी यहाँ पर है मोटर नर्व है। नेक्स्ट एंड लास्ट में हम देखेंगे जो कौन सी है मिक्स नर्व है। इनको इवन हमने पहले क्लास के अंदर पहले ये इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम कंप्लीटली क्रेनियल नर्व को, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं कौन कौन सी नर्व किस टाइप की नर्व्स है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ट्राइजेमिनल नर्व है, ये एक मिक्स नर्व है। देन ग्लोसोफेरिंजियल है, ये भी मिक्स नर्व है। एंड लास्ट वन आती है वेगस नर्व, ये भी मिक्स नर्व है। तो ये टोटल 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व है जो यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो क्रेनियल नर्व है ये रेस्पॉन्ड करती हैं पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स।
पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स। देन अनदर क्वेश्चन है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो बोन्स आपस में कम्युनिकेट होती हैं, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं जॉइंट्स। या फिर दो बोन्स आपस में आके आर्टिकुलेट होती हैं एक जगह पे, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे जॉइंट्स। द जॉइंट इज ए साइड at which two or more bones articulate with each other. Joint may allow flexibility and movement of the participating bones. अब joint क्या काम क्या होता है? ये हल्की फुल्की मूवमेंट को भी करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे joints हैं वो सारे के सारे मूवेबल होते हैं। जैसे फाइबर्स जॉइंट होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेज जॉइंट होते हैं वो लिमिटेड मोशन होता है उनके अंदर, कंप्लीटली मूवेबल नहीं होते हैं। और वहीं पे जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में मूवमेंट्स होता है। तो अब यहाँ पर ये 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन आता है फाइबर्स जॉइंट। फाइबर्स जॉइंट है, यहाँ पर एक रिजिड स्ट्रक्चर फाइबर्स टिश्यू से फॉर्म्ड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मूवेबल नहीं होता है, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। लेकिन ये नो मूवमेंट जैसे स्कल बोन होती हैं उनको वो आपस में जुड़ी रहती हैं, उसको किस जॉइंट से जुड़ी रहती हैं? फाइबर्स जॉइंट से। तो वो आपस में वहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन अपनी जो टिबिया फिबुला बोन्स होती हैं वो आपस में एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है फाइबर्स टिश्यू से, उससे जुड़ी होती हैं, जो एक लिमिटेड मूवमेंट्स को कोज करती हैं, जिसको अपन यहाँ पे इंट्राओसिस मेम्ब्रेन से वो जुड़ी रहती है फाइबर्स टिश्यू से, जिसकी वजह से वहाँ पे एक लिमिटेड मूवमेंट होता है, कंप्लीटली मूवमेंट नहीं होता है। सेकेंड वन आता है कार्टिलेज जॉइंट्स। अब कार्टिलेज जॉइंट है, वहाँ पे क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन का काम होता है शॉक अब्जॉर्बेंट। ये किसका काम है? तो किसी भी तरह का शॉक है उसका अब्जॉर्ब काम करती है, शॉक अब्जॉर्बेंट, शॉक को अब्जॉर्ब करने का काम कर रही है। थर्ड वन आती है यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट है, यहाँ पर एक साइनोवियल कप होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे दो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट होती हैं, और यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, कंप्लीटली मूवमेंट कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं फाइबर्स जॉइंट। फाइबर्स जॉइंट क्या होते हैं? द बोन्स फॉर्मिंग दीज जॉइंट आर लिंक्ड विथ टफ फाइबर्स मटेरियल, जहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। तो बोन्स होती हैं वो आपस में एक टफ फाइबर्स मटेरियल से जुड़ी रहती हैं, जहाँ पर जिसकी वजह से उनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। जैसे बोन ऑफ द स्कल, सूचर, जो बोन ऑफ द स्कल जिसको अपन बोलते हैं सूचर्स, सूचर यानी दो बोन्स आपस में जिस स्ट्रक्चर से जुड़ रहे हैं उसको अपन बोलेंगे सूचर। तो जो सूचर होता है फाइबर्स टिश्यू से फॉर्म्ड होता है, और वो जो फाइबर्स टिश्यू से फॉर्म्ड होता है वहाँ पर किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। एक अपनी बॉडी के अंदर जैसे टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला जो अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, लेग के अंदर प्रेजेंट होती है, नीचे से नीचे की साइड में टिबिया फिबुला बोन्स होती हैं। उन दोनों बोन्स के बीच में एक आपस में कम्युनिकेट कर रही है, किससे? इंट्राओसिस मेम्ब्रेन से। और ये जो इंट्राओसिस मेम्ब्रेन है ये भी फाइबर्स टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। फाइबर्स टिश्यू की एक सीथ होती है और ये लिमिटेड मूवमेंट को कोज करती है। वैसे यहाँ पर भी मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट को ही यहाँ पे कोज कर रही है। सेकेंड जॉइंट आता है यहाँ पर कार्टिलेज जॉइंट। कार्टिलेज जॉइंट्स के अंदर एक पैड होता है, फाइबर कार्टिलेज का पैड होता है, जो किसी भी तरह का शॉक होता है उसको अब्जॉर्ब करता है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। इसकी वजह से जो मूवमेंट्स होता है वो लिमिटेड मूवमेंट रहेगा। और ये जो जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इन दी वर्टिब्रल कॉलम। जो अपनी वर्टिब्रा होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होती है वहाँ पे वर्टिब्रा प्रेजेंट होती हैं, और ये वर्टिब्रा आपस में इंटरवर्टिबल डिस्क के थ्रू जुड़ी रहती हैं। और जो इंटरवर्टिबल डिस्क है किससे फॉर्म्ड होती है? कार्टिलेज से फॉर्म, जिसकी वजह से यहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट होता है। एंड लास्ट वन आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ से वो दो बोन्स आपस में जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन का काम होता है कंटिन्यूअसली साइनोवियल फ्लूइड को सीक्रेट करना। और साइनोवियल फ्लूइड है वो वहाँ की जो सराउंडिंग की स्ट्रक्चर है उसको लुब्रिकेट करके रखता है, जिस जो फ्लूइड है तो है वो उसको लुब्रिकेट करके रखता है, जिसकी वजह से इजीली मूवमेंट हो सके, टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन। क्योंकि साइनोवियल जॉइंट है वो सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और वो कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो वहाँ पर अगर फ्लूइड नहीं होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और जिसकी वजह से जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, लिगामेंट्स हैं,
या फिर हम टेंडन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, उनके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो जो फ्लूइड है उसका काम क्या होता है, यहाँ पर ल्यूब्रिकेट करके रखता है, जिसकी वजह से इजीली मूवमेंट हो जाए। अब जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा है, तो वहीं से आप इन साइनोवियल जॉइंट्स को पढ़ोगे। अनदर क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर। अब एलिमेंट्री कैनाल्स का मतलब क्या होता है, अपनी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसी को अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल्स के सराउंडिंग के अंदर कौन कौन सी टिश्यूज से कौन कौन सी लेयर फॉर्म्ड होती हैं उसको हमें देखेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर यहाँ पर 4 लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है जिसको अपन बोलते हैं सीरोसा। सीरोसा एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन ये अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर थोरेसिक कैविटी के अंदर, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर तो ये प्रेजेंट रहती, फॉर्म रहेगी लूज फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से, लूज फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म रहती है। अब थोड़ी सी कैविटी के अंदर जीआई ट्रैक्ट का कौन सा ऑर्गन आता है, जिसमें हम देखते हैं फूड पाइप। फूड पाइप को हम क्या बोलेंगे स्पेसिफिकली, इसोफेगस। जो इसोफेगस है उसकी जो सीरोसा लेयर है वो किससे फॉर्म रहेगी, लूज फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से। इसोफेगस या फिर हम इसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर है जो थोरेसिक, फूड पाइप है जो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है इस, और उसकी आउटर मोस्ट लेयर किससे फॉर्म्ड होती है, लूज फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से। और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाद में, थोरेसिक कैविटी के बाद में आती है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये एक मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, उससे फॉर्म्ड होती है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से फॉर्म्ड होती है। और ये जो सीरस मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ये और कहीं पर भी अपनी बॉडी के अंदर सीरस मेम्ब्रेन है तो उनका काम होता है सीरस फ्लूइड को सीक्रेट करना। तो ये सीरस फ्लूइड को सीक्रेट करती है, पेरिटोनियल फ्लूइड को सीक्रेट करती है। सेकेंडरी लेयर आती है मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स। अब मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स होते हैं तो यहाँ पे मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर एंड दी सर्कुलर मसल फाइबर। थर्ड वन आती है सब म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर प्रेजेंट होती है। और लास्ट वन आती है म्यूकोजल लेयर, जिसको अपन बोलते हैं म्यूकोजल लाइनिंग। तो हम इसको देखेंगे। जैसे स्टार्टिंग के हम देखते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती है सराउंडिंग के अंदर सीरोसा लेयर। दिस इज दी सीरोसा लेयर, इसको अपन बोलते हैं सीरोसा या फिर ट्यूनिका एडवेंटिसिया। या फिर हम इसको बोलेंगे एडवेंटिसिया। एडवेंटिसिया। और ये क्या होती है, आउटर कवरिंग लेयर। आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट की आउटर कवरिंग लेयर होती है। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड वन लेयर कौन सी आती है, जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। पहले लेयर सीरोसा, फर्स्ट वन सीरोसा। सेकंड वन लेयर आ जाती है यहाँ पर मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। अब यहाँ पर 2 मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। थर्ड वन आता है सब म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर। फोर्थ वन आती है म्यूकोजा, म्यूकोजा। और जो सब म्यूकोजल लेयर होती हैं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल प्रेजेंट रहेंगी। तो अब हमने सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सीरोसा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एडवेंटिसिया। एडवेंटिसिया ये जो लेयर है हमने ये बाहर की साइड में मेंशन करी। सेकेंड में आता है मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस के अंदर भी 2 मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर होती है उसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर।
लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। और जो उसके जस्ट बाद में प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मसल फाइबर। तो हम पहले तो यहाँ पर फ्रेम करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर, जो ऐसे से प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स। ये तो है अपनी लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। सेकेंडरी इसके अंदर आती हैं सर्कुलर मसल फाइबर। सर्कुलर मसल्स फाइबर ये होती है इस वे के अंदर। इसको हम मेंशन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। फाइबर्स इसके अंदर इसको अपन बोलेंगे सर्कुलर मसल फाइबर। सर्कुलर मसल फाइबर। तो जो मसल फाइबर है मस्कुलरिस है उसकी आउटर लेयर तो रहती है लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर से, और मस्कुलर की जो इनर लेयर है वो रहती है सर्कुलर मसल फाइबर से, और इनके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होती है नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं इन बिटवीन दी सर्कुलर मसल फाइबर एंड दी लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर mesenteric plexus। यहाँ पे नर्व फाइबर्स होती हैं, इसको अपन बोलेंगे mesenteric plexus। और ये जो mesenteric plexus है ये आगे जाके रेस्पॉन्स करती हैं यहाँ पर सिंपेथेटिक एंड दी पैरासिम्पेथेटिक। सिंपेथेटिक एंड दी पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स। देन थर्ड वन लेयर आती है अपनी म्यूकोजल लेयर। जो थर्ड वन लेयर हम देखते हैं यहाँ पर म्यूकोजल लेयर, जो किससे फॉर्म्ड होती है स्मूथ मसल से, जैसे हमने ये मेंशन कर दिया यहाँ पर म्यूकोजल लेयर। सॉरी सब म्यूकोजल लेयर, नॉट म्यूकोजल लेयर, ये है सब म्यूकोजल लेयर। सब म्यूकोजल लेयर। अब ये जो सब म्यूकोजल लेयर है ये किससे फॉर्म्ड होती है स्मूथ मसल से, और स्मूथ मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स है वो फर्दर पार्ट के अंदर भी फॉरवर्ड हो जाएंगे। उस मोमेंट को अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। और पेरिस्टाल्टिक मोमेंट का काम सिर्फ यही नहीं है कि जो फूड पार्टिकल्स है उसको फर्दर पार्ट में फॉरवर्ड कर रहा है, इसका ये भी काम रहता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको मिक्स करने का काम भी यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मोमेंट का ही होता है। तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट रहती है मेसेंट्रिक प्लेक्सस, जो नर्व सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, और वो उसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट से होता है। देन उसके बाद में आती है इनर लाइनिंग। अब जो इनर लाइनिंग होती है वो यहाँ पर तीन लेयर से फॉर्म्ड होती है, जिसमें फर्स्ट वन तो आता है मस्कुलरिस म्यूकोजा। दिस इज द मस्कुलरिस म्यूकोजा। मस्कुलरिस म्यूकोजा प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद में सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है लैमिना प्रोपिया, जो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और इसका काम क्या होता है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोजल लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोजल लेयर, जिसको अपन बोलते हैं म्यूकोजा। तो ये वाली तो आ गई मस्कुलरिस म्यूकोजा, और उसके बाद में आती है, ये आता है लैमिना प्रोपिया।
और लैमिना प्रोपिया का काम क्या होता है, जो म्यूकोजल लाइनिंग है, इनर की जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको और मस्कुलरिस म्यूकोजल है उसको आपस में कम्युनिकेट करने का काम होता है, आपस में जोड़ के रखने का काम होता है। तो ये आती है लेयर्स। अब यहाँ पे जो सब म्यूकोजल लेयर हमने देखी थी, यहाँ पर भी सब म्यूकोजल लेयर के अंदर भी यहाँ पे मिजनियर्स प्लेक्सस प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं मिजनियर प्लेक्सस। मिजनियर प्लेक्सस कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट रहती हैं अपनी यहाँ पर म्यूकोजल जो ये जो सब म्यूकोजा है उसके बीच में प्रेजेंट होती हैं सब म्यूकोजल लेयर के अंदर। तो इसका भी काम होता है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स एंड दी पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, ये दोनों ही काम कर रही है। तो ये है अपनी लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट के अंदर, जो हम जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था आउटर मोस्ट लेयर है जिसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिसिया। और ये जो ट्यूनिका एडवेंटिसिया है इस या फिर हम इसको हम बोल सकते हैं सीरोसा लेयर या फिर एडवेंटिसिया लेयर है। ये अपनी थोरेसिक कैविटी के अंदर तो फॉर्म्ड होती है लूज फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से, और वहीं पर जो एब्डोमिनल कैविटी है इसमें ये फॉर्म रहती है पेरिटोनियल लेयर से। और पेरिटोनियल सीरस मेम्ब्रेन है वो अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है, उससे ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है। सेकेंड आती है इसके अंदर मस्कुलरिस पार्ट है। अब मस्कुलरिस पार्ट के अंदर दो तरह के मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर एंड दी सर्कुलर मसल फाइबर। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर और सर्कुलर मसल फाइबर हैं, इन दोनों के बीच के अंदर यहाँ पर नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं मेसेंट्रिक प्लेक्सस, और ये कोज करती है सिंपैथेटिक रिस्पांस एंड दी पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस। थर्ड वन लेयर आती है अपनी, जो थर्ड वन लेयर है इसको अपन बोलते हैं सबम्यूकोजल लेयर है। सबम्यूकोजल लेयर है ये स्मूथ मसल से फॉर्म्ड होती है और इसका काम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कोज करना। देन जो लास्ट के आते हैं म्यूकोजल लेयर, थर्ड वन आती है म्यूकोजल लेयर। अब म्यूकोजल लेयर के भी 3 लाइनिंग होती हैं। जो सबसे आउटर होती है उसको अपन बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा, सबसे आउटर है इसको अपन बोलेंगे मस्कुलरिस म्यूकोजा है। उसके बाद में जो अंदर की साइड में मस्कुलर और सबसे इनर लाइनिंग होती है उसको अपन बोलते हैं म्यूकोजा। तो जो मस्कुलरिस म्यूकोजा और म्यूकोजल लेयर है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं लैमिना प्रोपिया। तो ये है अपनी वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल्स। तो अब इसके अंदर सबसे पहले कौन सी आती है, सीरोसेल लेयर आती है जो आउटर मोस्ट लेयर से फॉर्म्ड होती है, और ये थोरेसिक कैविटी के अंदर तो लूज फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड रहेगी, और वहीं पर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये पेरिटोनियम से फॉर्म्ड रहती है। और पेरिटोनियम क्या है, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ दी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन कौन सी प्रेजेंट है, तो वो है यहाँ पर अपनी पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम लेयर है उसके अंदर ये जो पेरिटोनियम एक सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कंटिन्यूसली सीरस फ्लूइड है उसको सीक्रेट करती रहती है, और जो सीरस फ्लूइड होता है उसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू कंपोनेंट भी होते हैं, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रही है। देन पेरिटोनियल प्रोवाइड ए फिजिकल बैरियर, जो पेरिटोनियम लेयर है एक फिजिकल बैरियर को भी प्रोवाइड करती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। सेकेंड वन लेयर आती है यहाँ पर म्यूकोजल लेयर। अब म्यूकोजल लेयर है जो यहाँ पर स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल से फॉर्म्ड होती हैं, यहाँ पे मसल फाइबर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर रहती हैं, एंड उसके साथ साथ में ही सर्कुलर मसल फाइबर रहते हैं जो हमने अभी डायग्राम के अंदर देखा है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ही प्रेजेंट रहता है मेसेंट्रिक प्लेक्सस जो यहाँ पे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स को कोज कर रहा है, जो हमने अभी डायग्राम के अंदर देखा वही है। इसके बाद में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, क्योंकि यह क्या कोज कर रहा है, पेरिस्टाल्सिस को कोज कर रहा है, और पेरिस्टाल्सिस की वजह से यहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो फर्दर पार्ट के अंदर भी जाते हैं, और इसके साथ साथ में ये कंटिन्यूसली ये जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है उसको मिक्स करने का काम में कर रही है। लास्ट वन हम देखते हैं सब म्यूकोजल। अब जो सब म्यूकोजल लेयर है वहाँ पे हाईली ब्लड वेसल्स होती हैं जो अंदर म्यूकोजल लेयर को भी ब्लड सप्लाई करती हैं। इवन जो मस्कुलरिस लेयर है उसमें भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनका भी किसके अंदर भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कंटिन्यूसली अंदर की साइड में मसल्स हैं उसको सप्लाई करती रहती हैं, और ये प्रेजेंट होती हैं फॉर्म्ड होती हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है जो नर्व फाइबर प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं मेसेंट्रिक प्लेक्सस। मेसेंट्रिक प्लेक्सस है ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई है उसको कोज कर रहे हैं। अब इनर मोस्ट लाइनिंग है उसको अपन बोलते हैं म्यूकोजल लाइनिंग या फिर सब म्यूकोजा
म्यूकोजा है जिसके अंदर भी 3 लाइनिंग होती हैं। इनर लाइनिंग है, म्यूकस से फॉर्म्ड होती है, जो म्यूकस सीक्रेट का काम करती हैं। और म्यूकस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। म्यूकस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, जिसकी वजह से जो HCl कंपोनेंट है डायरेक्टली अपनी म्यूकोजल और सब म्यूकोजल लेयर है उसको डैमेज नहीं करे। इसके साथ में एपिथेलियल लाइनिंग का काम होता है सीक्रेशन का, क्योंकि ये कंटिन्यूसली सीक्रेट भी करती रहती हैं, म्यूकस का भी सीक्रेट करती हैं, इवन डाइजेस्टिव जूस है उसका भी सीक्रेट कर रही है, गैस्ट्रिक जूस का भी सीक्रेट कर रही हैं। एंड थर्ड वन आता है अब्जॉर्प्शन, ये जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है उसको अब्जॉर्ब भी कर रही है। देन सेकेंड वन जो लेयर है वो आती है मस्कुलरिस म्यूकोजा। अब मस्कुलरिस म्यूकोजा है ये कौन सी है? आउटर लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स हैं उसकी आउटर लेयर्स होती है। और इसके साथ साथ में हम ये बोल सकते हैं कि जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, म्यूकोजल लाइनिंग है, उसकी भी आउटर मोस्ट लेयर ही है ये प्रेजेंट होती है। देन जो मस्कुलरिस म्यूकोजा एंड द एपिथेलियल लाइनिंग है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं लेमिना प्रोपिया। अब म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसका क्या क्या काम होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स। ये कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स है उससे फॉर्म्ड होती है, यानी ये टिश्यू कौन सा है? कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज हैं। एंड इंटरस्पेट विद द म्यूकस सीक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स, और यहाँ पर म्यूकस सीक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली म्यूकस को सीक्रेट करती हैं। देन म्यूकस का काम क्या होता है? जीआई ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करके रखता है, जिसकी वजह से फर्स्ट वन तो फिजिकल बैरियर को प्रिवेंट करता है, कोई भी हार्ड पार्टिकल्स होते हैं उसको डायरेक्टली टिश्यू को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। सेकेंडरी किसी भी तरह के जैसे HCl होता है, HCl है तो HCl को भी वो अंदर की लेयर्स को मतलब डैमेज होने से प्रिवेंट कर रहा है। Then columnar epithelium are the collection of the specialized cells or glands which release their secretion into the lumen of the tract। अब जो columnar epithelial है ये क्या होता है? एक स्पेशल सेल्स से फॉर्म्ड होती हैं, जिसकी वजह से वो ग्लैंड्स को भी फॉर्म कर रही है, और इसका काम होता है कंटिन्यूसली सीक्रेशन को सीक्रेट करते रहना इन दी ल्यूमन ऑफ द ट्रैक्ट। अब जो सीक्रेशन है वो किस तरह की सीक्रेशन है? फर्स्ट वन तो हम माउथ से स्टार्ट करते हैं, स्लाइवा से सीक्रेट, स्लाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है स्लाइवा। उसके बाद में हम देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट हो रहा है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा, एंड लीवर है वो सीक्रेट करता है यहाँ पर बाइल। और इन सब को सीक्रेट करने वाली लेयर कौन सी है? यहाँ पर म्यूकस इनर लाइनिंग ही है, जो एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर आता है एनालिसिस द यूरिनरी सिस्टम एंड राइट इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अब इसके अंदर क्या होता है? रीनल सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है उसको एनालिसिस करना है, उसके बाद में जो किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। जैसे हम देखते हैं रीनल सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 2 किडनी प्रेजेंट होते हैं ऑन दी दोनों साइड के अंदर, बोथ साइड के अंदर 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं। जो वर्टिबल कॉलम होता है उसके दोनों साइड के अंदर ऑन दी पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद में दोनों किडनी है ये यूरिन को लेके आती हैं इन दी यूरिनरी ब्लैडर। किसके थ्रू लेके आएंगी? ये यूरिनरी ब्लैडर किसके थ्रू लेके आती है? सॉरी, ये वाला यूरिनरी ब्लैडर है। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करती हैं? यूरिन को लेके आ रही हैं इन दी यूरिनरी ब्लैडर। तो नंबर में 2 होते हैं यूरेटर्स, नंबर में 2 होते हैं किडनी, नंबर में 2 होती हैं यूरिनरी ब्लैडर 1 होता है, और उसके बाद में 1 यूरिथ्रा होता है। तो ये है ऑर्गन ऑफ द रीनल सिस्टम। उसके बाद में जैसे ये किडनी है तो किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स डिटेल स्ट्रक्चर को देखना है, जिसके अंदर किडनी के अंदर की साइड में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और जो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको अपने बोलते हैं नेफ्रॉन। तो जो किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आएगी अपनी स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड फॉर्मिंग द यूरिन। जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है उसको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन का काम क्या होता है? फंक्शन क्या है? फंक्शनल यूनिट बोला, दैट मीन्स इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, और इसका स्पेसिफिक फंक्शन यही है कि ब्लड को फिल्टर करने का काम है। उसके साथ साथ में ही ये यूरिन को फॉर्म कर रही है, ब्लड को फिल्टर करेगा तभी तो यूरिन का फॉर्मेशन होगा। द किडनी कंटेंट अबाउट 1 to 2 मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन। किडनी के अंदर कितने होता है नेफ्रॉन? लगभग 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, और उससे कम नंबर के अंदर यहाँ पे कलेक्टिंग
डक्ट होती हैं कंपेरिजन टू दी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से कम नंबर में यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। और नेफ्रॉन की लेंथ कितनी रहेगी 30 to 50 mm के लगभग, नेफ्रॉन की लेंथ रहती है 30 to 50 mm। जैसे अब ये है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन आता है कैप्सुलर पार्ट, सेकंड वन आता है ट्यूबुलर पार्ट। तो जो कैप्सुलर पार्ट है उसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं कैप्सुलर पार्ट, जिसके अंदर बॉमन कैप्सूल आएगा एंड दी जो कैपलरीज हैं वो प्रेजेंट रहेंगी। सेकेंड पार्ट आता है उसके अंदर आता है ट्यूबुलर पार्ट। तो ट्यूबुलर पार्ट के अंदर फर्स्ट वन पार्ट आता है पीसीटी, उसके बाद में लूप ऑफ दी हैंडले, ये जो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है यह लूप ऑफ दी हैंडले आएगा। थर्ड वन पार्ट आता है डीसीटी, ये वाला डीसीटी पार्ट है, और उसके बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाएगा। ये है रीनल वेन, रीनल वेन। तो ये है पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। अब इसके अंदर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन में हमने देखा सबसे पहले रीनल कार्पल्स के अंदर ग्लोमेरुलस आ गया एंड दी बाउमन कैप्सूल आ गया। ग्लोमेरुलस एंड दी बाउमन कैप्सूल, जो ग्लोमेरुलस तो ये अंदर जो कैपलरीज प्रेजेंट होती हैं उसको तो अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और बाहर की साइड में एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे बाउमन कैप्सूल। सेकेंड आता है रीनल ट्यूबुल्स। अब रीनल ट्यूबुल के अंदर सबसे पहला पार्ट है पीसीटी अपना, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। उसके बाद में आता है लूप ऑफ दी हैंडले एंड डीसीटी, थर्ड पार्ट आ जाएगा डीसीटी, और लास्ट के अंदर जो डीसीटी आगे जाके किसके साथ में कनेक्ट हो रही है उसको अपन बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो लास्ट के अंदर आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है पार्ट्स ऑफ दी नेफ्रॉन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ दी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है वो भी यहाँ पे दो टाइप का होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है लूप ऑफ हैंडले की लेंथ के अकॉर्डिंग, कि लूप ऑफ हैंडले है उसकी कितनी लेंथ है, उसके बेस पे ही हम यहाँ पे नेफ्रॉन को दो अलग अलग पार्ट के अंदर किया है। जैसे फर्स्ट वन पार्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। कोर्टिकल नेफ्रॉन का काम यही है कि जैसे जो रीनल ये किडनी है, किडनी की आउटर मोस्ट, इसको अपन तो बोलेंगे रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। सेकेंडरी आता है रीनल कॉर्टेक्स, जो रीनल कॉर्टेक्स पार्ट आएगा सेकेंडरी, और जो अंदर की साइड में है उसको अपन बोलते हैं रीनल मेडुला, रीनल मेडुला। तो जो वो यहाँ पे कॉर्टिकल का पार्ट है मतलब कॉर्टेक्स से रिलेटेड, कॉर्टेक्स। तो अब जो पार्ट है जो यहाँ पर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हैंडले है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर ही है, मेडुला के डीप पार्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और मेडुला पार्ट कौन सा है, जहाँ पे ये पिरामिड्स प्रेजेंट होती है, ये वाला पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं पिरामिड्स वाले को हम बोलते हैं मेडुला। तो जो लूप ऑफ हैंडले है, क्योंकि ये पेनिट्रेट क्या कर रहा है, लगभग पेनिट्रेट कर रहा है, लूप ऑफ हैंडले ही पेनिट्रेट कर रहा है, क्योंकि पीसीटी आता है फिर यहाँ पे एक लूप आ जाता है, उसके बाद में डीसीटी वापस अपसाइड के अंदर चला जाता है। लेकिन ये जो लूप ऑफ हैंडले है, जिसका लूप ऑफ हैंडले छोटा होता है, वो तो क्या होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर ही रहते हैं, मेडुलरी पार्ट के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते हैं। और वो जो पार्ट जिनका लूप ऑफ हैंडले बड़ा होता है वो मेडुलरी पार्ट को भी अंदर की साइड में पेनिट्रेट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जैसे शॉर्ट लूप ऑफ द हैंडले डू नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू दी सेरेब्रल मेडुला। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, कॉर्टिकल पार्ट है, जिसके अंदर शॉर्ट लूप ऑफ हैंडले रहेगा और वो अंदर मेडुलरी पार्ट उसको पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। जबकि जक्स्टा मेडुलरी के अंदर क्या रहेगा कि जो लॉन्ग लूप ऑफ हैंडले है, ये जो लूप ऑफ हैंडले है ये बड़ा रहेगा, और ये अंदर की अगर ये लूप ऑफ हैंडले बड़ा है तो डेफिनेटली जो मेडुलरी पार्ट है उसके अंदर जाके पेनिट्रेट करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी। मेडुलरी यानी मेडुला पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, मेडुला पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। लूप ऑफ हैंडले है वो मेडुलरी पार्ट के अंदर भी पेनिट्रेट कर रहा है। तो जो लूप ऑफ हैंडले के बेसिस पे हमने यहाँ पे नेफ्रॉन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेफ्रॉन क्या होता है, कैसे कैसी स्ट्रक्चर होती है। द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूबुल्स क्लोज एट वन एंड द अनदर एंड ओपनिंग इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। जो नेफ्रॉन है वो एक एंड होता है स्टार्टिंग के अंदर, ट्यूबुलर एंड है जो स्टार्ट होता है पीसीटी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके अंदर एक ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जो दूसरा एंड कहाँ पे जाता है, इन दी कलेक्टिंग डक्ट। ये वाली है, इसको अपन बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। दिस स्ट्रक्चर इज कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो जो फर्स्ट एंड है वो तो बाउमन कैप्सूल के साथ में कनेक्ट रहता है फर्स्ट एंड तो, और सेकंड एंड है वो आगे जाके कनेक्ट कर रहा है कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट के साथ में। देन
tubules. The closed or blind end is इंटेंडेड टू फॉर्म ए कप लाइक स्ट्रक्चर. जो क्लोज है वो कप लाइक स्ट्रक्चर बॉमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, उसके साथ में क्लोज ही रहता है, जहाँ पर जो आर्ट्रियोल्स होती हैं उनका एक वेस्ट नेटवर्क फॉर्म होता है कैपिलरीज का. Then after entering the kidney at hilum, the renal artery divide into the smaller arteries and the arterioles. जैसे ये जो किडनी की स्ट्रक्चर है, तो जो किडनी की स्ट्रक्चर ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है जहाँ से किडनी के अंदर की साइड में स्ट्रक्चर जा भी रही है और वहाँ से आ भी रही है, जिसमें आता है रिनल आर्टरी, रिनल वेन, नाउस, लिम्फेटिक वसल्स, इसके साथ साथ में यूरेटर्स. जो एक स्पेसिफिक पार्ट से अंदर के पार्ट में जाते हैं उस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं हाइलम. हाइलम को ही हम यहाँ पर बोलेंगे हाइलम. और ये अंदर जाके जो ये रीनल आर्टरी है, जैसे ये है रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी अंदर जाके आर्ट्रियोल्स के अंदर कन्वर्ट होगी और वही आर्ट्रियोल्स हैं जिसको अपन बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल्स, और फिर वो माइन्यूट कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट होगी, फिर वापस वहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड सब डिवाइडेड इनटू द क्लस्टर ऑफ द टाइनी आर्ट्रियल कैपिलरीज फॉर्मिंग दी ग्लोमेरुलस. अब ये अंदर जाके एक वेस्ट नेटवर्क ऑफ दी कैपिलरीज को फॉर्म कर रहे हैं, आर्ट्रियल कैपिलरीज को, जो क्या फॉर्म करेंगे अंदर जाके एक ग्लोमेरुलस को फॉर्म करेंगी. देन द ब्लड वेसल्स लीडिंग अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज द इफरेंट आर्ट्रियोल्स. जो ग्लोमेरुलस से जो आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, ये वाली जो आर्टरी जो अंदर की साइड में आई है, ये वाली आर्टरी, इसको अपन बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल्स. और फिर यहाँ से इन्होंने क्या बनाया, ग्लोमेरुलस को फॉर्म किया. ये वाली स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस है. फिर वहाँ से वो दूसरी आर्टरी वापस बाहर की साइड में आ रही है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर, उसको अपन बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स. और ये इफरेंट आर्ट्रियोल्स आगे जाके फॉर्म कर रही है यहाँ पर पैराट्यूबुलर कैपिलरीज. पैराट्यूबुलर कैपिलरीज. पैराट्यूबुलर कैपिलरीज को फॉर्म्ड कर रही है. देन ब्लड वेसल्स लीडिंग अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज द इफरेंट आर्ट्रियोल्स. पहले कैप्सूल के अंदर आता है वो तो अफरेंट आर्ट्रियोल्स है, फिर वहाँ से जा रहा है उसको अपन बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स. द अफरेंट आर्ट्रियोल हैज़ द लार्ज डायमीटर देन द इफरेंट आर्ट्रियोल्स. जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो आर्टरी आ रही है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है और वहाँ से वापस जो जा रही है उसका डायमीटर कम होता है. इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस रिजल्टिंग फिल्टर अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल. अब जिसकी वजह से क्या होता है, अफरेंट आर्ट्रियोल से उसका डायमीटर ज़्यादा होता है और इफरेंट का कम रहेगा, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस है, कैपिलरीज है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा. और जो ही प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा जिसको अपन बोलते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. और कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने पहले भी देखा था कितना होता है, लगभग 55 mm ऑफ Hg, जिसकी वजह से वो प्रेशर अप्लाई होगा और वहाँ से जो अपनी बॉडी का वेस्ट कंटेंट है उसके साथ में कुछ फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड है, इसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो वहाँ से फिल्टर होके अंदर ट्यूबुल्स के अंदर चले जाएंगे. अब इसके अंदर आता है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन. अब पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब जो मैं पहले एक बार पिट्यूटरी सर्कुलेशन में भी बताया था, इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन के अंदर डबल कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, उसको अपन बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन. सिंगल सर्कुलेशन एक साइकिल के अंदर यहाँ पर डबल कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं, उसको अपन बोलेंगे पोर्टल सर्कुलेशन. जैसे रीनल आर्टरी थी है, रीनल आर्टरी की जो फाइनाइट आगे जाके जो स्मॉलर ब्रांच है उसके अंदर आती है अफरेंट आर्ट्रियोल्स. ये अफरेंट आर्ट्रियोल्स किस में जाएगी, अफरेंट आर्ट्रियोल जा रही है जो बाउमर कैप्सूल है उसके अंदर जाएगी और वो अंदर जाके फॉर्म कर रही है ग्लोमेरुलस को. जैसे इसने अंदर गई, अब इसकी किसके अंदर गई है, ये बॉमन कैप्सूल के अंदर गई है. कैप्सूल में जाने के बाद में अंदर वो बहुत सारी टाइनी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगी, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो गई. और वो छोटी छोटी ब्रांचेस है उसने आगे जाके क्या बना लिया, ग्लोमेरुलस बना लिया. अब इसने क्या किया, यहाँ से फिल्टर हुआ, यहाँ से कंपोनेंट है वो फिल्टर हुआ. फिल्टर होने के बाद में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था वो तो किस में चला गया, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था वो तो चला गया ट्यूबुल्स के अंदर. फिल्टर्ड कंपोनेंट, सॉरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं, जो फिल्टर्ड कंपोनेंट था, वेस्ट कंपोनेंट था, वो तो चला गया यहाँ पर ट्यूबुल्स के अंदर, रिनल ट्यूबुल्स के अंदर चला गया, रिनल ट्यूबुल्स में. और उसके बाद में वो ब्लड जो रिमेनिंग पार्ट था फ्लूइड का, ब्लड का, वो वापस आ गया इफरेंट आर्ट्रियोल से. अब देखो यहाँ पर
जो अफरेंट आर्ट्रियोल्स है इसका डायमीटर ज़्यादा है और इफरेंट आर्ट्रियोल्स का डायमीटर कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हुआ और यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको अपन बोलते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो लगभग होता है 55 mm ऑफ Hg। अब एक कैपिलरी यहाँ पे होगी जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कैपिलरी, प्राइमरी कैपिलरी। अब प्राइमरी कैपिलरी मतलब वो फर्स्ट कैपिलरी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी कैपिलरी। उसके बाद में ये वापस किस में चला गया, आर्ट्रियोल्स में चला गया। आर्ट्रियोल्स के बाद में जाने के बाद में जो लूप ऑफ हैनले की नियर हमने देखी थी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का एक इस एफरेंट आर्ट्रियोल्स इसने वापस जाके एक नेटवर्क को फॉर्म किया, छोटी छोटी माइन्यूट ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट होगी और इस वहाँ पे उसने बना दिया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये है सेकेंडरी कैपिलरी। सेकेंडरी कैपिलरी, सेकेंडरी कैपिलरी। और उसके बाद में ये आगे जाके विनस के अंदर चला गया। तो ये ब्लड, तो सिंगल सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पे 2 कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं, उसी को अपन बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इन दी किडनी, इसलिए हम इसको बोलेंगे रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। The blood vessels leading away from the glomerulus is the efferent arterioles। जो ग्लोमेरुलस के अंदर से जा रही है, ये तो ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर से अंदर की साइड में जा रही है, उस कौन सी है, वो है इफरेंट आर्ट्रियोल्स। द इफरेंट आर्ट्रियोल्स डिवाइड इनटू द सेकेंडरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। इफरेंट आर्ट्रियोल्स है वो सेकेंडरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर डिवाइड होगी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी रैप अराउंड द रिमाइंडर और द ट्यूबुल्स अलाउिंग एक्सचेंज बिटवीन द फ्लूइड्स इन द ट्यूबुल्स एंड इन द ब्लड स्ट्रीम। जो हमने पढ़ा था पहले, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस और ट्यूबुलर सीक्रेशंस, उसको ये कवर्ज कर रही है। ट्यूबुलर सीक्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस में ये अफेक्ट कर रही है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। देन इसके बाद में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद में वो ब्लड किस में चल जाएगा, विनस ब्लड में चल जाएगा और विनस ब्लड से वो ब्लड इंफीरियर वेना केवा से होते हुए हार्ट में चला जाएगा। अब सिंगल सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पर डबल कैपिलरीज प्रेजेंट है, इसको अपन बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। Then the wall of the glomerulus and the glomerular capsule consist of the single layer of the flattened epithelium। और यही रीजन होता है कि फिल्टर क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लोमेरुलस की जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है और वो किस टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, फ्लैटेंड एपिथेलियल टिश्यू से, जिसकी वजह से एक फिल्टर का काम कर रही है। वहाँ पर वो एक सेलेक्टिवली परमिबिलिटी मेंटेन करती है, जिसकी वजह से कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स हैं उसको तो वो परमिट करेगी ट्यूबुलर साइड में जाने के लिए, और कुछ पार्टिकल्स हैं उसको वो वहाँ पे प्रोहिबिट करेगी, जिसकी जैसे ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको वो वहीं पे रोक लेती, अंदर की साइड में ट्यूबुल्स में नहीं जाने देगी। देन द ग्लोमेरुलर वॉल और मोर परमिबल एट द अनदर कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलर वॉल्स होती है इसकी परमिबिलिटी अपनी बॉडी की अदर जो कैपिलरीज होती हैं उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉडी की अदर जो कैपिलरीज होती हैं वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको डिफ्यूज़ नहीं होने देती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रेटिव कंपोनेंट जिसके अंदर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, उसके साथ साथ में वेस्ट कंपोनेंट होते हैं, कुछ H+ आयन्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ही डिफ्यूज़ होने देती हैं। इसलिए जो जबकि रीनल कैपिलरीज होती हैं वहाँ पर ये कंटिन्यूसली ज़्यादा परमिशन देती है, जिसकी वजह से फ्लूइड एंड वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, वो भी वहाँ से बाहर की साइड में फिल्टर हो जाता है या फिर उनको परमिट करती है वहाँ से उस कंपार्टमेंट से जाने से। Then blood vessels of the kidney are supplied by the both sympathetic and the parasympathetic now to control the blood renal flow diameter and blood flow। अब यहाँ पर ऑटो रेगुलेशंस होता है, किडनी के पास में किसी भी कंडीशंस के अंदर अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो ये ऑटो रेगुलेशन के थ्रू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस होगा और जिसकी वजह से किडनी के पास में ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स की वजह से किडनी की ब्लड वेसल्स का डायमीटर है वो चेंज होता रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। अब जैसे ये इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये जो अंदर की साइड में माइन्यूट ब्रांचेस हैं इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और ये जैसे है अफरेंट आर्ट्रियोल्स, जो कहाँ से आई है, रीनल आर्टरी से आया था पहले, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के बाद में ये किस में चला गया, अफरेंट आर्ट्रियोल्स में गया, फिर अंदर जाके इसने कैपिलरी को फॉर्म किया, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। उसके बाद में वापस इफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हुए वो अंदर की साइड में जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है उसको फॉर्म्ड कर लिया। जैसे उसके बाद में यहाँ से हमने देखा है, ये तो है
अफरेंट आर्ट्रियोल्स, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, अंदर जाके ये फॉर्म करिए यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इस फॉर्म करेगी। तो ये थी अपना स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल पार्ट। फिजियोलॉजी वाला पार्ट, जैसे एनाटॉमी वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजी वाला पार्ट। अब एनाटॉमी वाले के अंदर हमने लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं देखे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वही क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, क्वेश्चंस को यहाँ से देख के उससे आप पढ़ सकते हो। अब हम फिजियोलॉजी पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यूज में आता है in which of the following hormone is responsible for milk secretion by alveolar cells, यानी जो ब्रेस्ट सेल्स होती हैं, एल्वोलर सेल्स होती हैं, उससे जो मिल्क का सीक्रेशन करने के लिए कौन सा हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग होता है, एक होता है मिल्क फॉर्मेशन, जिसको अपन बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस, और लैक्टोजेनेसिस है इसको मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है वो हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्टोजेनेसिस को सपोर्ट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो ये तो क्या कर रहा है, डायरेक्टली मिल्क सीक्रेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। दैट मीन्स हम इसको इनकरेक्ट करेंगे। से इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है थायराइड हार्मोन, जो मेंटेन कर रहा है बीएमआर को मेंटेन कर रहा है और बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन के लेवल को मेंटेन कर रहा है, तो इसको भी हम इनकरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड दी एलएच हार्मोन। तो एलएच हार्मोन का काम होता है ओवुलेशन, ओवुलेशन में हेल्प करता है, और ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क इजेक्शन एंड मिल्क सीक्रेशन में हेल्प कर रहा है। मिल्क इजेक्शन या फिर हम इसको बोल सकते हैं मिल्क सीक्रेशन, दोनों एक ही है, मिल्क इजेक्शन एंड दी मिल्क सीक्रेशन। तो करेक्ट आंसर रहेगा अपना यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस, यानी लेबर प्रोसेस के टाइम पे यूट्रस की कौन सी ऐसी लेयर है जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एंडोमेट्रियम, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इसका काम नहीं है, एंडोमेट्रियम का काम नहीं है। एंडोमेट्रियम का काम होता है म्यूकस को सीक्रेट करना, कंटिन्यूसली म्यूकस को सीक्रेट करना, और यहाँ पर भी एंडोमेट्रियम में भी डबल लेयर होती है, फंक्शनल लेयर एंड दी बेसल लेयर। बेसल लेयर कंटिन्यूसली रीजनरेट करती रहती है, और फंक्शनल लेयर है वो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर शैडो फ्री हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड वन आता है एपीमेट्रियम, जिसको अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम और एपीमेट्रियम दोनों एक ही होती है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, और आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, फाइबर्स टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। उसका काम होता है इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। एंड थर्ड वन आती है मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम है, इसके अंदर नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, और इसमें जो अगर वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर नर्व फाइबर प्रेजेंट होती हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रिक्शन होता है, तो मोर रिस्पॉन्सिबल रहेगी यहाँ पर दी मायोमेट्रियम। देन राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन इज द मायोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट प्राइमरी कंट्रोल। अब देखो कोर्टिकोस्पाइनल यानी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेके स्टार्ट कहाँ पे आता है, इन दी स्पाइनल। जैसे हमने जैसे ये वाला ब्रेन का पार्ट हमने बना लिया, उसके बाद में ये आता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक ट्रैक्ट आता है उसको अपन बोलते हैं कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट।
सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो ट्रैक्ट आता है उसको अपन बोलेंगे कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है किसको किसको रिफ्लेक्शन करता है, जैसे फर्स्ट वन आता है रिफ्लेक्स मूवमेंट, तो रिफ्लेक्स मूवमेंट को कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स है जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को कोज कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है इनवॉलेंट्री ऑटोनोमिक फंक्शन। तो जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर कोर्टेक्स स्पाइनल में आता है, ये आता है सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स। अब ये सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स किस तरह का है, ऑटोनोमिक एक्टिविटी है या फिर इन ऑटोनोमिक या फिर इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, ये है ऑटोनोमिक एक्टिविटी। देन राइट आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट वन आता है वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी। तो वॉलेंट्री एक्टिविटी मोटर एक्टिविटी है उसको तो सेरिबेलम कोज करता है, तो सेरिबेलम भी यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं है। सेरिबेलम इसमें आता ही नहीं है क्योंकि ये तो कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में रेस्पॉन्स लेके आता है। नेक्स्ट वन आता है सेंसरी रिसेप्टर, ये भी इनकरेक्ट है। देन राइट आंसर रहेगा इनवॉलेंट्री ऑटोनोमिक फंक्शन। अदर क्वेश्चन है द रीनल सिस्टम डज नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन रेगुलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर कौन सा है फंक्शन है किडनी का जो किडनी यहाँ पर नहीं कर पा रही है। फर्स्ट वन आता है ब्लड प्रेशर, डेफिनेटली रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। ब्लड सोल्यूट कंसंट्रेशन इसको भी एडीएच के अकॉर्डिंग करती है। एडीएच एंड मिनरलोकोर्टिकॉइड के अकॉर्डिंग जो ब्लड है वो मोर डाइल्यूटेड होगा या फिर कंसनट्रेट होगा तो ब्लड का और जिसकी वजह से जो ब्लड का कंसंट्रेशन है वो भी कम और ज़्यादा रहेगी, तो उसको भी वो रेगुलेट कर रही है। थर्ड वन आता है बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर पा रही है। एंड लास्ट वन आता है ब्लड पीएच, ब्लड पीएच को ये इंडिकेट कर रही है क्योंकि ये HCO3 आयन है इसके सीक्रेशन और H+ आयन का एक्सक्रेशन इसको अफेक्ट करती है। HCO3 है इसका सीक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शंस में भी हेल्प करती है जो ब्लड के पीएच को मेंटेन कर रहा है। तो राइट आंसर इसके अंदर रहेगा यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर है ये रीनल का फंक्शन है ही नहीं, किडनी का फंक्शन है ही नहीं, ये रहता है हाइपोथैलेमस का एंड थैलेमस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल एंड इंटीग्रेट एक्टिविटी ऑफ द ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी को ब्रेन का कौन सा पार्ट है वो रेगुलेट कर रहा है, जिसके अंदर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड लास्ट वन आता है व्हाट आयन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। कौन सा आयन है जो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्पफुल होता है, वो आता है यहाँ पर कैल्शियम। मैंने पहले भी बताया था कि कैल्शियम होता है जो प्लेटलेट्स होती हैं उसकी सराउंडिंग के अंदर यहाँ पे बाइंड कर जाता है और ये क्लोटिंग फैक्टर है उसमें हेल्प करता है। जो कैल्शियम है वो प्लेटलेट्स की सराउंडिंग की स्ट्रक्चर होती है, सरफेस होता है, उसको बाइंड वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा और वो या आगे जाके क्लोटिंग फैक्टर है या फिर ब्लड को क्लोट होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी देख लिया है। यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस इसको भी हमने पहले देख लिया है। सर्किल ऑफ विलाई ब्रेन के अंदर देखा था हमने, ब्लड वसल्स जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है वो एक सर्किल के अंदर फॉर्म कर रही है। कैरोटिड आर्टरी एंड दी कैरोटिड आर्टरी और इसके साथ साथ में ही वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस है वो जाके सप्लाई कर रही है। कैरोटिड आर्टरी के अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच थी वो जाके, और वर्टिब्रल आर्टरी के अंदर दो वर्टिब्रल आर्टरी अंदर जाके बैसिलरी आर्टरी फॉर्म करेंगे, जो हमने सर्किल ऑफ विलाई के अंदर कंप्लीटली देखा है। कैरोटिड आर्टरी के अंदर ये आगे जाके तीन पार्ट्स में होंगे, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड दी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इसके साथ साथ में यहाँ पे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आती है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आएगी आ जाएगी, और ये सारी के सारी एक सर्किल को फॉर्म कर रही हैं। देन बेसिलरी आर्टरी है वो भी इसको सप्लाई कर रही है, एक सर्किल को फॉर्म कर रही है, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया है।
नेक्स्ट वन आता है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन मतलब जो बच्चा होता है वो मदर की वूम के अंदर होता है, मदर की जो पेल्विक कैविटी में होता है ड्यूरिंग द जेस्टेशनल फेज या फिर फीटल लाइफ में। उस टाइम पे उसके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, क्योंकि उस टाइम पर जो फीटस है उसके लंग्स होते हैं वह फंक्शनल नहीं होते हैं, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, तो ये जो वहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कहाँ पर हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। नेक्स्ट इसी के अंदर है डाइजेशन इन दी स्टमक एंड दी इंटेस्टाइन। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर डाइजेशन इन दी स्टमक एंड इंटेस्टाइन और इसके साथ साथ में फीटल सर्कुलेशन, क्योंकि ये जो प्रीवियसली 3 क्वेश्चन है उसको हम पहले से ही सोल्व कर चुके हैं। अदर क्वेश्चन के अंदर है डिफाइन कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, जो हम पहले से देख चुके हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट के अंदर हार्ट जितना ब्लड पंप कर रहा है ओटा के अंदर उसको अपन बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, जो लगभग होता है 5 लीटर के लगभग। कार्डियक साइकिल जो एक कंप्लीटली साइकिल फॉर्म करा है जिसमें एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड दी कंप्लीट डायस्टोल आता है, इनको भी हमने पहले देख लिया है। इसके बाद में इसके अंदर मेंशन है कार्डियक कंडक्शन। कार्डियक कंडक्शन मतलब कार्डियक कंडक्शन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहाँ से प्रोड्यूस होंगी, कहाँ कहाँ तक वो स्प्रेड होती है। एंड लास्ट के अंदर आता है कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर। जो कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर है वो भी हमने पहले देख लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कार्डियक कंडक्शन। सिर्फ और सिर्फ कार्डियक कंडक्शन है, उसी इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कार्डियक कंडक्शन है, वही स्किप है और सारे हमने पहले से ही एक्सप्लेन हो चुका है। अदर क्वेश्चंस है सेकेंड वन डिफाइन रेस्पिरेशन एंड राइट इन डिटेल अबाउट द टाइप एंड प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, जो हम पहले प्रीवियस क्लास के अंदर ही इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अभी इसके अंदर हम यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन, डाइजेशन इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड कार्डियक कंडक्शन है, इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियक कंडक्शन। अब कार्डियक कंडक्शन क्या है, ए नेटवर्क ऑफ द स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स इज फाउंड इन द हार्ट्स वॉल। दीज मसल सेल्स सेंड सिग्नल टू द रेस्ट ऑफ द हार्ट मसल्स कॉजिंग ए कॉन्ट्रैक्शन। दिस ग्रुप ऑफ मसल इज कॉल्ड द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। अपनी जो हार्ट है, हार्ट मसल्स की वॉल है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उन्हीं स्पेसिफिक सेल्स का काम होता है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करना, और वो कंडक्शन करेंगी और आगे की साइड में फर्दर पार्ट में फॉरवर्ड करके जो भी हार्ट मसल्स हैं, कंप्लीटली हार्ट मसल्स हैं, उसको वो सप्लाई करेंगी, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सके। और इस सिस्टम को अपन बोलते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। द मेन पार्ट ऑफ द सिस्टम आर द एसए नोड, एवी नोड, बंडल ब्रांच या फिर बंडल ऑफ हीस, बंडल ब्रांच एंड दी पुरकेंजी फाइबर्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करने वाली स्पेशलाइज्ड मसल से कहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे नोड से स्टार्ट होंगी, उसके बाद में वो एवी नोड में जाएंगी, बंडल ऑफ हीस में जाएंगी, बंडल ब्रांच में जाएंगे और लास्ट के अंदर वो पुरकेंजी फाइबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे हम इसको अभी देखते हैं। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहाँ से रिलीज होती हैं, ऐसे नोड से। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस होंगी। अब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद में इसके 3 ट्रैक्ट होते हैं, 3 ट्रैक्ट में जाएगा। सबसे पहले तो आता है ये यहाँ पर एवी नोड्स के अंदर, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एवी नोड, एवी नोड के अंदर आएगा, इधर ये राइट एट्रियम के अंदर आएगा। इवन जो ऐसे नोड है वो राइट एट्रियम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ द सुपीरियर वेना के बाद, सुपीरियर वेना के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है ऐसे नोड, और वहाँ से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करेगा। और जो ही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, राइट एट्रियम के अंदर स्प्रेड करेगा, उसके साथ यहाँ से तीनों डायरेक्शन में एक साथ में जाएगा। तो राइट एट्रियम में आ गया, एवी नोड्स के अंदर आ गया, और जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी आएगा। लेकिन ये जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रहा है, उस चैनल को अपन बोलते हैं बैट्समैन ऑफ हीस, बैट्समैन ऑफ हीस। बैट्समैन ऑफ हीस के थ्रू आएगा ये लेफ्ट साइड के एट्रियम में। अब उसके बाद में दोनों एट्रियम एक साथ में ही कॉन्टेक्ट करेंगे। यही रीजन होता है दोनों एट्रियम एक साथ में कॉन्टेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि राइट एट्रियम में आता है, उसी के साथ साथ में बैट्समैन ऑफ हीस के साथ थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में भी चला जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, उसके जस्ट बाद में दोनों एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा उसकी वजह से क्या होता है, एवी वॉल ओपन हो जाएंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, और सारा ब्लड आ जाएगा इन दी वेंट्रिकल्स में। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे एवी नोड्स के अंदर आ गया, एवी नोड्स में आने के बाद में
यहाँ से एवी नोड है वो एवी बंडल में चला जाएगा, एवी बंडल, एवी बंडल में चला जाएगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज के अंदर चला जाएगा। अब ये बंडल ऑफ हीज आगे की साइड में जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट बंडल ब्रांच, ये तो आ गया राइट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और इधर वाला आ गया लेफ्ट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब ये एवी नोड्स के बाद में ये वाला जो पार्ट है वो आता है वेंट्रिकल्स के अंदर। अपर वाला पार्ट आ गया एट्रियम के अंदर, एवी बाद की एवी बंडल के बाद में एवी बंडल आ गया, और बंडल ऑफ हीज के बाद में ये बंडल ऑफ हीज ये क्या है, दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, उनके बीच में दोनों इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर वहां से वो आगे जाके दो ब्रांच के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट बंडल ब्रांच एंड दी लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब ये जैसे राइट बंडल ब्रांच है वो आगे जाके माइन्यूट ब्रांचेस के अंदर चली जाएगी, वेंट्रिकल्स के अंदर माइन्यूट ब्रांचेस के अंदर चल जाएगी। उसी को ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे इसकी फर्दर ब्रांचेस हो गई है, ये बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं, इसी को अपन बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर्स। पुरकेंजी फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, आगे की साइड में सारी की सारी है पुरकेंजी फाइबर्स के अंदर। तो ये वाला तो है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे नोड है ये 60 to 100 टाइम 1 मिनट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम यहाँ पे 60 to 100 टाइम, हम यहाँ पे मेंशन किए 80 to 100 टाइम। लेकिन उसके बाद में जो एवी नोड्स है ये रिलीज करता है अप टू 60 टाइम पर मिनट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस करेगा। और जो पुरकेंजी फाइबर्स होते हैं, ये जो पुरकेंजी फाइबर्स हैं ये अप टू 40 टाइम पर मिनट्स, 1 मिनट के अंदर 40 टाइम ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस कर रही है, खुद प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन जो ऐसे नोड्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उसको तो वो यहाँ पे अगर ऐसे नोड्स ने यहाँ पे 80 टाइम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स में भी 80 टाइम ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। वो स्प्रेड तो कर रही है लेकिन खुद की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को वो थोड़ा कम प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन जो ऐसे नोड्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रही हैं उसको तो उसी ही टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करती हैं, और उतने ही टाइम में वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है। तो ये है कार्डियक कंडक्शन। अब इसके अंदर हम देखते हैं पॉइंट स्पेसिफिकली। ऐसे नोड है साइनो एट्रियल नोड्स हैं। ऐसे नोड सिचुएटेड कहाँ पे होता है? इन राइट एट्रियम के अंदर, इन फ्रंट ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, in front of the superior vena cava। इन फ्रंट ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। ऐसे नोड इज नोन एज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जो कार्डियक कंडक्शन में हेल्प करता है। देन ऐसे नोड है, इसका टाइमिंग क्या होता है 60 to 100 टाइम पर मिनट्स होता है, लेकिन 60 टाइम यहाँ पे ओल्डर पर्सन के अंदर हो सकता है, वैसे बहुत कम होती है। नॉर्मली हम यहाँ पे मानते हैं 80 to 100 टाइम। देन इसके बाद में ये जो सीक्वेंस कैसे होगा, सबसे पहले ऐसे नोड है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करेगा, किस में आएगी? एवी नोड्स में आएगी।
अब एसी नोड के साथ साथ में ये कहाँ पे जा रही है, लेफ्ट एट्रियम में भी जा रही है और राइट एट्रियम है उसके अंदर भी जा रही है। फिर एवी नोड है, एवी नोड वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स खुद, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस कर रहा है वो तो ले आएगा, लेकिन इसके साथ साथ में वो 40 to 60 टाइम पर मिनट अपने खुद की भी रिलीज करता है। फिर ये कहाँ पे भेजेगा, इन दी बंडल ऑफ द हीज में भेजेगा। बंडल ऑफ हीज है वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी, राइट बंडल ऑफ हीज एंड दी लेफ्ट बंडल ऑफ हीज, या फिर इसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और यही आगे जाके डिवाइड हो जाएंगी इन दी पुरकेंजी फाइबर, जो हमने पीछे की स्लाइड में देखा है। देन कंडक्शन के अंदर कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कंटेन स्पेशलाइज सेल्स नोड्स दैट कंट्रोल दी हार्ट बीट, जो ऐसे नोड्स वगैरह है यही क्या करता है, हार्ट बीट को है वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे ऐसे नोड्स है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस 80 to 100 टाइम रिलीज करता है, एवी नोड्स अप टू 60, वहीं पे बंडल ब्रांच पुरकेंजी फाइबर्स है ये अप टू 60 बीट्स है, वो रिलीज करती है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है यहाँ पर, ऐसे नोड कर रहा है। तो जो ऐसे नोड जितने टाइम पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस करेगा उतना ही वहाँ पर कार्डियक कंडक्शन होगा। इन केस ऑफ द ऐसे नोड है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशंस में एवी नोड एंड पुरकेंजी फाइबर्स है कुछ टाइम तक कार्डियक एक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। देन कार्डियक कंडक्शन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अराइज, ऐसे नोड जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट साइड के एट्रियम के अंदर, फिर वहाँ से वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स के अंदर जाएंगे और वहाँ किसके थ्रू, इंट्रा एट्रियल सेप्टम के थ्रू। देन उसके बाद में थोड़ा सा डिले होने के बाद में वो वेंट्रिकल्स में जाते हैं, वेंट्रिकल में जाने के बाद में वहाँ पे वेंट्रिकल्स लेफ्ट साइड के राइट साइड के बंडल में जाते हुए वहाँ से वो आगे की साइड में जाएंगे पुरकेंजी फाइबर्स में, और पुरकेंजी फाइबर्स है वहाँ से कंटिन्यूसली पूरे मायोकार्डियम लेयर के अंदर स्प्रेड कर देगा, जिसकी वजह से मायोकार्डियम लेयर है उसके अंदर कंडक्शन हो सकेगा। अब देखते हैं हम ऐसे नोड क्या है। साइनोएट्रियल नोड इज समटाइम कॉल्ड दी हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर। इट सेंड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट स्टार्ट दी हार्ट बीट। इसकी ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को भेजता है वही हार्ट रेट है उसको स्टार्ट कर रहा है। द ऐसे नोड इज द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट राइट एट्रियम नियर द सुपीरियर वेना केवा, और ये ऑटोनोमिक एक्टिविटी है उसके बेस पे करता है। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कंट्रोल, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो ऐसे नोड है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से है वो रेगुलेट कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स में सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स हो गया, अगर सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स है तो ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ज़्यादा रिलीज करेगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ जाएंगी। और अगर पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स है तो उस कंडीशंस में ऐसे नोड है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को थोड़ा कम करेगा और हार्ट रेट भी उतनी ही कम हो जाएंगी। देन आता है एट्रियो ventricular node. Atrioventricular node delay the AC nodes electrical signals. It delay the signals by consistent amount of time. इसको अपन बोलते हैं fraction of a second each time. मतलब जो ऐसे नोड से एवी नोड के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रही हैं उस टाइम ड्यूरेशन को अपन बोलते हैं fraction of a second. The delay ensure that the atria are empty of the blood before the contraction stop. अब जहाँ पे जो एट्रियल ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं एवी नोड्स के अंदर, उसके बाद में बीच में एक थोड़ा सा डिले होता है, हल्का सा माइन्यूट 6 सेकेंड का डिले होता है। वो रीज़न क्या होता है, क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, वो जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रेक्शन कंप्लीटली जो एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन करेगा तभी तो वो ब्लड है वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो वेंट्रिकल्स में ब्लड जा रहा है, एट्रियम है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा और कॉन्ट्रेक्शन खत्म होने से पहले, इसलिए वो थोड़ा डिले हो जाता है। एवी नोड इज एंड द आर नोन एज द ट्राइंगुलर नोड। अब एवी नोड को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल नोड, जो लोकेटेड बिटवीन द सेप्टम लीफलेट ऑफ द ट्राइकास्पिड वॉल। ट्राइकास्पिड वॉल कौन सा है, राइट साइड का एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है, उसका जो लीफलेट होता है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। देन आता है बंडल ऑफ द हीज। इवन हमने ये जो कंडक्शन के अंदर, कार्डियक कंडक्शन के अंदर भी ये हमने पढ़ा है। बंडल ऑफ हीज क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल होते हैं जो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है उसको आगे की साइड में लेके जाता है। बंडल ब्रांचेस राइट साइड के बंडल ब्रांच में जाएगा राइट साइड का, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड के बंडल ब्रांच में जाएगा, आगे जाके वो पुरकेंजी फाइबर में कन्वर्ट होकर वहाँ से वो कंप्लीटली मायोकार्डियम लेयर है उसके अंदर स्प्रेड हो जाएगी और हार्ट है वो कॉन्टैक्ट करेगा। सेकेंड इसके अंदर
जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन मतलब जो मदर और फीटस होता है या फिर ह्यूमन और फीटस के सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं और किसकी वजह से हो रहे हैं, और जिसकी चेंजेस वजह से होता है उसको अपन बोलते हैं फीटल अडप्टेशन। तो इसको हम बोलेंगे एक मदर से बच्चे के अंदर कैसे ब्लड जा रहा है और किस वे के अंदर ब्लड के अंदर प्योरीफिकेशन होता है, कैसे कैसे फीटस के पास में कम्प्लीटली पहुंचता है, डिफ्यूजन होता है, उस सर्कुलेशन को अपन बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। जैसे फीटल सर्कुलेशन इज अ यूनिक सर्कुलेशन सिस्टम इन द डेवलपिंग फीटस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट सर्कुलेशन। जो अडल्ट सर्कुलेशन होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। जो डेवलपिंग फीटस होता है उसको ब्लड सप्लाई होती है, किस वे के अंदर होता है, किस किस चैनल के थ्रू होता है, उसी को हम देखेंगे। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अब वो तो फीटस के पास में पहुंचेगा मदर से, और वहीं से जो वेस्ट कंपोनेंट होता है फीटस का, जो वेस्ट कंपोनेंट होता है मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट होता है, उसके थ्रू वो वापस मदर के पास में आ जाएगा एक संट के थ्रू। देन आफ्टर बर्थ, या उसके बाद में बर्थ के बाद में जो भी संट होते हैं वो मदर के बीच में या फीटस का भी आपस में होते हैं, संट होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। अब इसके अंदर 3 टाइप के अडप्टेशन आते हैं। फर्स्ट वन आता है डक्टस विनोसिस, यानी एक डक्ट फॉर्म हो जाता है इन बिटवीन द 2 वेन्स, 2 वेन के बीच में एक डक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो वेन कौन सी होती है, फर्स्ट वन तो आती है अम्बलाइकल वेन एंड सेकेंड वन आती है पोर्टल वेन। अम्बलाइकल वेन एंड पोर्टल वेन है, उन दोनों के बीच में एक डक्ट फॉर्म हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं डक्टस विनोसिस, और ये आगे जाके इंफीरियर वेना केवा के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वन आता है फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल दैट मीन्स एक ओवल लाइक विंडो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म जाते हैं इन बिटवीन दी राइट साइड के एट्रियम और लेफ्ट साइड के एट्रियम के बीच में एक विंडो जैसी स्ट्रक्चर होती है, ओवल होता है, जिसके थ्रू ब्लड है वो राइट साइड का एट्रियम का ब्लड है वो लेफ्ट साइड के एट्रियम में चला जाता है। एंड थर्ड वन आता है डक्टस आर्टरियोसिस, दैट मीन्स एक डक्ट फॉर्म हो जाएगा इन बिटवीन दी 2 आर्टरीज के अंदर, जिसमें 2 आर्टरी कौन सी होती है, हार्ट की जो ग्रेट ब्लड वेसल्स होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंड दी आउटा, इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड है वो किस में चल जाएगा, इन दी आउटा के अंदर, और उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं डक्टस विनोसिस। अभी इन स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट वन आता है अपना डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर अम्बलाइकल वेन एंड द पोर्टल वेन है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। जैसे अम्बलाइकल वेन आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये वाली है अम्बलाइकल वेन, ये आ रही है अम्बलाइकल वेन, और ये कहाँ से आ रही है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा से ये किसको जोड़ के रख रही है, मदर को। दैट मीन्स जो मदर का प्योर ब्लड है, मदर का ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज ये है, वो प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए अम्बलाइकल वेन में जाएगा, और अम्बलाइकल वेन में ये किसका लीवर है, फीटस का लीवर है, तो अम्बलाइकल वेन में होते हुए वो जाएगा अपने लीवर के अंदर। अम्बलाइकल वेन से वो ब्लड जाएगा लीवर में। अब यहाँ पे ब्लड कौन सा है, HbO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी यहाँ पे वेन है अम्बलाइकल वेन है, लेकिन यहाँ पर ब्लड कौन सा है, HbO2 ब्लड है। ये अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद में अंदर की साइड में पोर्टल वेन आती है, जो अपने हमने पहले भी पढ़ा था GI सिस्टम के अंदर पोर्टल वेन आता है, जिसके अंदर पोर्टल जो अपने GI सिस्टम का जितना भी विनस ब्लड है वो सारा का सारा पोर्टल वेन में आ जाता है, और फिर वहाँ से इंफीरियर वेना केवा में चल जाता है। तो ये जो अम्बलाइकल वेन है ये आगे जाके पोर्टल वेन के साथ में जुड़ जाएगी। अम्बलाइकल वेन है पोर्टल वेन के साथ में जुड़ जाएगी, और अब जो पोर्टल वेन में कैसा था, HbCO2 ब्लड, HbCO2 ब्लड था, ठीक है, इम्प्योर ब्लड था। तो ये क्या करे, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये आपस में जुड़ चुके हैं, यहाँ पर ये आपस में जुड़ चुके हैं, और आगे जाके फिर ये किसके साथ में जुड़ जाएंगे, चले जाएंगे आप जाके 3 स्ट्रक्चर एक साथ में, जो इंफीरियर वेना केवा, पोर्टल वेन है, पोर्टल पहले तो जाएगी अम्बलाइकल वेन पोर्टल वेन के साथ में जुड़ जाएगी। जैसे ये अम्बलाइकल वेन पोर्टल वेन आपस में जुड़ गई यहाँ पर, यहाँ से होते हुए ये कहाँ पे चलेगी, इंफीरियर वेना केवा में, और इंफीरियर वेना केवा से वो ब्लड चला गया इन दी राइट साइड के एट्रियम में। तो जो एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुई है इन बिटवीन दी पोर्टल वेन एंड दी अम्बलाइकल वेन। सेकेंड होता है फोरामेन ओवल, जो जैसे नॉर्मल अडल्ट के अंदर यहाँ पर एट्रियल सेप्टम होता है, कोई भी ओपनिंग नहीं होती है, लेकिन ड्यूरिंग द जेस्टेशनल फेज या फिर हम बोल सकते हैं फीटल लाइफ, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं फोरामेन ओवल। एक विंडो लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से जो राइट एट्रियम का ब्लड है वो लेफ्ट साइड के अंदर चला जाता है।
फिर थर्ड वन आता है डक्टस आर्टियोसिस। डक्टस आर्टियोसिस दैट मीन्स दो आर्टरी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं डक्टस आर्टियोसिस। या फिर दो आर्टरी के बीच में एक डक्ट फॉर्म हो गया। अब वो आर्टरी कौन सी है, जैसे राइट साइड से तो जा रही है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड से जा रहा है यहाँ से आउटा, पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा। ये आगे जाके तो जैसे पल्मोनरी आर्टरी है आगे की साइड में जहाँ से पल्मोनरी ट्रंक में डिवाइड होता है, उस टाइम पर वहाँ से ये आउटा के साथ में एक डक्ट फॉर्म कर लेता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आता है डक्ट, आउटा के साथ में एक डक्ट फॉर्म कर लेगा, उसको अपन बोलते हैं डक्टस आर्टियोसिस। अब ये है फिटल सर्कुलेशन, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर प्लेसेंटा होता है। और प्लेसेंटा कहाँ पर रहेगा, मदर के मैटरनल यूट्रस में, जो यूट्राइन कैविटी होता है उसमें रहेगा। फिर वहाँ से क्या होता है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये मैटरनल सरफेस है। अब यूट्रस के अंदर ये जो प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्लेटलेट्स जैसी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पर ये जो मदर का यूट्रस होता है उसके अंदर रहता है। अब मदर के यूट्रस होता है उसको प्रेगनेंसी पीरियड में हम बोलते हैं डेसिडुआ। जो इनर मोस्ट लेयर जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर है, उसको अपन बोलते हैं डेसिडुआ। तो डेसिडुआ के साथ साथ में ये प्लेसेंटा वहाँ पे जुड़ जाएगा और वहाँ से आपस में कैपिलरीज होती हैं वो फॉर्म हो जाएंगी, जिसको अपन बोलते हैं डेसिडुअल कैपिलरीज, यानी बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो हो जाएंगी। जैसे यहाँ से यूट्राइन आर्टरी है, ये यूट्राइन आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है, यूट्रस को सप्लाई कर रही है। तो अब यूट्राइन आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस हैं जो आर्टरियल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और आर्टरियल्स अब वो कैपिलरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, तो वही आगे जाके डेसिडुअल कैपिलरी को फॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ पे ये डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद में ये प्लेसेंटा फॉर्म होगा। प्लेसेंटा के अंदर यहाँ पे आर्टरी और वेन दोनों स्ट्रक्चर होती हैं। तो वेन तो होती है एक यहाँ पर और आर्टरी होती हैं दो। जैसे ये रेड कलर की दिखाई दे रही है एक, ये तो है वेन जिसको अपन बोलते हैं अम्बलाइकल वेन, और ये दो नंबर में दो दिखाई दे रही है, ये है यहाँ पर आर्टरी जिसको अपन बोलते हैं अम्बलाइकल आर्टरी। तो जो ही मदर का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अंदर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको अपन बोलते हैं HBO2 ब्लड अंदर जाएगा, फिर वो किसके थ्रू, अम्बलाइकल वेन के थ्रू चला जाएगा। ये अम्बलाइकल वेन के थ्रू जा रहा है, ये है अम्बलाइकल वेन, इसके थ्रू। अब इसके अंदर ब्लड कौन सा है, HbO2 ब्लड है, वो चला गया। अब ये किस में जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद में वहाँ पर डक्टस विनोसिस फॉर्म हो रहा है। किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, दो आर्टरी के बीच में फॉर्म हो रहा है, जो ये तो है दो वेन के बीच में फॉर्म हो रहा है डक्टस विनोसिस। तो ये तो है अम्बलाइकल वेन, और अंदर लीवर के अंदर क्या आती है, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन है, उसके थ्रू जाएगी और फिर वो आगे जाके इस इंफीरियर वेना केवा के साथ में जुड़ जाएगा। अब वहाँ से वो इंफीरियर वेना केवा से ब्लड किस में आएगा, इन दी राइट एट्रियम में आ जाएगा। इधर सुपीरियर वेना केवा से आता है, इधर से इंफीरियर वेना केवा में आता है। तो ये जो ब्लड है इधर आके हो गया मिक्स ब्लड आ गया। जो ही वो पोर्टल वेन के साथ में जुड़ गया, अब वहाँ पे वो ब्लड हो गया मिक्स ब्लड होगा, क्योंकि पोर्टल वेन में तो था इम्प्योर ब्लड था और यहाँ पे अम्बलाइकल वेन में प्योर ब्लड था। तो आपस में जुड़ने के बाद में वहाँ से जो ब्लड है वो भी मिक्स होगा और वो हो गया मिक्स ब्लड। और वो मिक्स ब्लड और इधर से सुपीरियर वेना की वजह से ब्लड आ रहा है इम्प्योर ब्लड, वो सारा का सारा ब्लड राइट साइड के एट्रियम में आ गया और सारा मिक्स ब्लड हो गया। मिक्स ब्लड होने के बाद में वहाँ से वो ब्लड क्या हुआ है, कुछ ब्लड ऐसा है जो राइट एट्रियम से डायरेक्टली यहाँ से जो ये फोरामिन ये जो अपना यहाँ पर फोरामिन ओवल प्रेजेंट था, वहाँ से होते हुए वो राइट साइड के लेफ्ट साइड के एट्रियम में आ गया, लेफ्ट साइड के एट्रियम में आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ओपनिंग थी, जिसकी वजह से राइट एट्रियम का ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया। कुछ ब्लड है वो यहाँ पर आ गया राइट साइड के वेंट्रिकल के अंदर। अब जो ही वेंट्रिकल हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिटस है उसका भी हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहा है, तो जो ही यहाँ पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा अब उसका वो ब्लड किस में चल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। इधर से जो ब्लड आएगा वो चला जाएगा आउटा के अंदर चला जाएगा। जो ही आउटा के अंदर जाएगा, अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड जा रहा है, इधर से आउटा का ब्लड जा रहा है, आउटा का ब्लड जा रहा है। अब ये आगे जाके क्या होगा, यहाँ से
ये जो ही पल्मोनरी आर्टरी है आगे जाके ट्रंक में डिवाइड हो रही है, ये वाली जो ट्रंक में डिवाइड है, ये इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, जो राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो रहा है। वहाँ पर एक डक्टस आर्टरीसिस फॉर्म होगा, जैसे ये आउटा है, आउटा के साथ में यहाँ से जुड़ जाएगा, और जो पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड है वो किस में चल जाएगा, आउटा के अंदर। कुछ ब्लड ही ऐसा होता है, बहुत कम ब्लड ऐसा होता है, 0.5% या फिर 1% ब्लड ऐसा होता है जो लंग्स में जाता है, जो क्या करता है, एल्वोलाई की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, गैसेस को एक्सचेंज करने नहीं जा रहा है, वो जो एल्वोलाई की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे ब्लड जा रहा है। फिर वहाँ से वो ब्लड होता है आउटा में आएगा, आउटा से होते हुए जैसे ये सारा का सारा ब्लड है वो मिक्स हो गया है, उस कंडीशन में सबसे पहले थोरेसिक आउटा में जाएगा, फिर ये आ गया एब्डोमिनल आउटा आ गया, एब्डोमिनल आउटा में आ गया, फिर यहाँ से कॉमन इलियक आर्टरी के थ्रू ये वापस ब्लड है वो वीनस ब्लड है कॉमन इलियक आर्टरी के थ्रू, फिर ये इंटरनल इलियक आर्टरी एंड दी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती हैं। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी है उसकी ब्रांचेज आती हैं दोनों साइड से एक एक, और वो जाके वापस फॉर्म करती हैं यहाँ पे अम्बलाइकल आर्टरी, और वो ब्लड लेके चल जाएंगी इन दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद में अब इस ब्लड के अंदर कौन सा क्या है, सबसे ज़्यादा है इसके अंदर HbCO2 ब्लड ज़्यादा है रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद में। फिर यहाँ से वो ब्लड है वो किस में चला जाएगा, प्लेसेंटा में चल जाएगा, और उस वहाँ का जो HbCO2 ब्लड था उसमें से जो CO2 है वो चल जाएगी मदर के ब्लड में चल जाएगी। ऐसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है नॉर्मल अडल्ट के अंदर, वही यहाँ पे प्लेसेंटा काम कर रहा है, गैसेस का एक्सचेंज इन दी फीटस। यही है अपना फीटल सर्कुलेशन। जैसे हम देखते हैं फ्लो ऑफ द फीटल सर्कुलेशन, सबसे पहले तो प्लेसेंटा स्टार्ट हो रहा है। अम्बलाइकल वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड इनटू रिच इनटू ओटी एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटल लीवर। अब क्या होता है, अम्बलाइकल वेन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लेके जाती है फीटस लीवर के पास में। फीटस लीवर में जाने के बाद में वहाँ से एक डक्टस विनोसिस फॉर्म होगा, पोर्टल वेन के साथ में वो जुड़ जाएगी। पोर्टल वेन में जुड़ने के बाद में वहाँ पे डक्टस विनोसिस है वो आगे किसके साथ में कनेक्ट कर लेगा, इन्फीरियर वेना के साथ में। इन्फीरियर वेना के वहाँ वो ब्लड को लेके चल जाएगा, हार्ट के अंदर लेके जाएगा। अब देखो जो ब्लड हार्ट के अंदर भी राइट एट्रियम के अंदर लेके चला जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी सुपीरियर वेना का वहाँ ऊपर से इन्फीरियर वेना के वहाँ से आया, वहीं से सुपीरियर वेना के वहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इन दी राइट हार्ट के राइट साइड के एट्रियम के अंदर। फिर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड इज सेंट डायरेक्टली इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू दी फोरामिन। अब देखो जो फोरामिन मैग्नम था, जो दोनों एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग थी, वहाँ से राइट एट्रियम का ब्लड है वो सारा लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड किस में चल जाएगा, लेफ्ट साइड के एट्रियम के अंदर चला गया। अब वहाँ से ड्यूरिंग द आर्टेरियल सिस्टोल, और उसके बाद में जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो कुछ ब्लड ऐसा है जो वेंट्रिकल्स में भी आ जाएगा। जो राइट साइड के वेंट्रिकल है उसमें वेंट्रिकल में आएगा तो लेफ्ट साइड का भी है वो भी दोनों साइड में आ जाएगा, तो वेंट्रिकल में आएगा, राइट साइड का भी राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट साइड का वो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में आ गया। अब जैसे राइट वेंट्रिकल में और द लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब राइट वेंट्रिकल से क्या रिलीज होती है, पल्मोनरी आर्टरी रिलीज होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या रिलीज हो रही है, यहाँ पर आउटा रिलीज होगा। अब इन दोनों के अंदर ब्लड मिक्स था, आगे जाके इन्होंने क्या बना लिया, एक डक्ट बन गई। जो ही पल्मोनरी ट्रंक है डिवाइड हो रहा था, राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड की पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ से वो आउटा के साथ में एक डक्ट फॉर्म कर लिया जिसको अपन बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। देन डक्टस आर्टरियोसिस के साथ में ब्लड सप्लाई टू दी फीटल बॉडी। उसके बाद में जो आउटा है वहाँ से वो पूरी बॉडी में फीटस के पास में ब्लड है वो पहुँच गया। फीटस में जाने के बाद में द रेस्ट ऑफ ब्लड पासेस इनटू द अम्बलाइकल आर्टरी विच ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी। जो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच थी अम्बलाइकल आर्टरी, उसके थ्रू वो वापस प्लेसेंटा में चला जाएगा, और प्लेसेंटा में वापस गैसेस का एक्सचेंज होगा, जिसमें मेटरनल गैस है, मेटरनल ब्लड है, उससे तो वो ऑक्सीजन ले लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेटरनल ब्लड के अंदर वहाँ से डिफ्यूज कर देगा। प्लेसेंटा के अंदर लगभग कितना अमाउंट ऑफ द ब्लड होता है, 500 ml के लगभग। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है इन बिटवीन डेसिडुअल कैपिलरीज। डेसिडुअल कैपिलरीज के अंदर तो होगा 150 ml, एंड दी कोरियोनिक विलाई है उसके अंदर होता है 350 ml। कोरियोनिक विलाई जो कोरियन फॉर्म होता है प्लेसेंटा के अंदर, वहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। तो 350 ml ब्लड तो रहेगा कोरियोनिक विलाई के अंदर, ब्लड रहेगा 350 ml, और जो डेसिडुअल कैपिलरीज है उसके अंदर रहेगा 150 ml। तो ऐसे लगभग 500 ml तक ब्लड रहता है इन दी प्लेसेंटा। तो ये था अपना फीटल सर्कुलेशन। उसके साथ साथ में अब हम देखेंगे कि प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है।
अच्छा, उसके बाद में प्लेसेंटा के फंक्शन से पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो डक्टस आर्टियोसिस, डक्टस विनोसिस, फोरामेन, ये ओवल जो फॉर्म हुआ था वो क्लोज कब होंगे, नॉर्मल अडल्ट सर्कुलेशन में वो कब चेंज होते हैं। तो जो चाहे फिटल सर्कुलेशन के अंदर डक्टस विनोसिस हो, डक्टस आर्टियोसिस एंड दी फोरामेन ओवल, ये तीनों का ही टाइमिंग क्लोजिंग, अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग एंड दी एनाटॉमिकल क्लोजिंग अलग अलग होती है। फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग दैट मीन्स वो फंक्शंस हैं वो तो हो गए हैं, जो क्लोज तो हो गया है, लेकिन वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कंप्लीटली बिल्ड नहीं हुआ है। अब फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग तो तीनों के अंदर 12 घंटा से लेके 96 आवर तक में क्लोजिंग हो जाएगी। बर्थ के जस्ट बाद से, बर्थ के बाद में 12 आवर से लेके 96 आवर तक में ये फिजियोलॉजिकल तो अलग हो जाएगा, मतलब इनका सर्कुलेशन तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन एनाटॉमिकल चेंजेस कब होगा, फंक्शनली तो क्लोज हो गए, फंक्शन मतलब फिजियोलॉजिकल तो क्लोज हो गए हैं, फंक्शन तो वहाँ से नहीं हो रहा, जैसे डक्टस हैं वो बंद तो हो गए हैं, सर्कुलेशन वहाँ से बंद नहीं हो रहा है। जैसे फोरामिन में ओवल है, विंडो है, फोरामिन ओवल है, वो बंद हो गया है, अब वहाँ से जो नॉर्मल अडल्ट सर्कुलेशन है तो वैसे हो रहा है। लेकिन उन दोनों के बीच में जो एक सेप्टम फॉर्म हुआ था, उसको सेप्टम को फॉर्म होने में टाइम लगता है। तो डक्टस विनोसिस है, उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो कब तक क्लोज होती है, 2 से 3 वीक आफ्टर द बर्थ। बर्थ के 2 से 3 वीक बाद में वो कम्प्लीटली क्लोज होता है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगी। सेकेंड में आता है डक्टस आर्टियोसिस, और डक्टस आर्टियोसिस है उसका भी 2 से 3 महीने के बाद में वो क्लोजिंग हो जाएगा। थर्ड वन आता है फोरामेन ओवल, और ये फोरामेन ओवल है, इसको लंबा टाइम लगता है, इसको लगभग लग जाएगा 1 साल तक। फोरामेन ओवल है उसको लग जाता है 1 साल तक, और ये आगे जाके किस में चेंज हो जाता है, लिगामेंटम आर्ट्रियोसम्स के अंदर, लिगामेंटम आर्ट्रियोसम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वहाँ से वो अडल्ट के जो अडल्ट का सर्कुलेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही सर्कुलेशन होगा। अब इसके अंदर लास्ट में हम ये देखते हैं फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमने देखा गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। सेकेंड वन प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस, फीटस को प्रोटेक्ट करता है, किस वे के अंदर हार्मफुल टॉक्सिन्स कंपोनेंट या फिर बैक्टीरिया है उसको फीटस के पास में नहीं पहुंचने देता है। नेक्स्ट वन आता है मेंटेन ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ये प्लेसेंटा वो हार्मोन को रिलीज कर रहा है जिसमें HCG को रिलीज करेगा, HPL, एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोन, ये चारों हार्मोन का सीक्रेशन करता है प्लेसेंटा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू रहती है। एंड लास्ट वन आते हैं इम्यून फंक्शन, जो अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्म करता है और बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये है अपना फीटल सर्कुलेशन कंप्लीटली। एंड लास्ट क्वेश्चन है अपने डाइजेशन इन दी स्टमक एंड दी इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर कैसे डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन स्टार्टिंग कहाँ से हो जाता है, अपने माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये माउथ के अंदर स्टार्टिंग हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही बोलस फॉर्म हो जाता है, फिर जो स्टमक के अंदर से कावी फॉर्म हो जाएगा, और ये ऐसे ही माउथ के अंदर जो ही सबसे पहले हम देखते हैं माउथ के अंदर क्या होगा, माउथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वही स्टार्ट होगा, न कि यहाँ पे फैट और प्रोटीन का डाइजेशन माउथ के अंदर स्टार्ट नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट है वहाँ पे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से यहाँ पे एमाइलेज प्रेजेंट होता है, एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कर देगा और वो इसमें माल्टोस एंड डेक्सट्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। माउथ के अंदर जो बोलस कंपोनेंट होता है उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो स्लाइवा का सीक्रेशन करती हैं, और उसके अंदर प्रेजेंट होती है एमाइलेज, और एमाइलेज का काम क्या होता है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे फंक्शन करती है, और कार्बोहाइड्रेट को वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देगी। अब कार्बोहाइड्रेट को छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसमें क्या बना देगी, माल्टोस एंड दी डेक्सट्रिन को फॉर्म कर देगी। तो माउथ का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में अब देखते हैं कि माउथ के अंदर लिपिड्स एंड प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का लिपिड एंड प्रोटीन का डाइजेशन माउथ के अंदर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होता है जो एमाइलेज की वजह से हो रहा है। फिर हम देखते हैं स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, HCl प्रेजेंट होता है। अब इसके साथ साथ में स्टमक के अंदर HCl भी प्रेजेंट होता है, HCl का सीक्रेशन भी होता है, म्यूकस का सीक्रेशन भी होता है, पेप्सिनोजन का सीक्रेशन भी होता है, प्रोरेनिन का सीक्रेशन भी होता है, जो स्टमक की सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं। तो जो HCl है अब क्या करें, जैसे यहाँ पे पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म के अंदर हैं, दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। तो HCl क्या करेगा, इन दोनों पे ही एक्ट करेगा और इन दोनों को एक्टिव करेगा। HCl का काम होता है पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, इन दोनों को एक्टिव कर देगा। अब ये दोनों एक्टिव हो जाएंगी तो किस फॉर्म में आ जाएंगी, पेप्सिन एंड दी रेनिन।
अरे किस फॉर्म में आती है? एक्टिव फॉर्म के अंदर। ये है एक्टिव फॉर्म में, पेप्सिन एंड दी रेनिन। अब जो पेप्सिन है इसका काम क्या होता है? ये पेप्सिन हमेशा प्रोटीन का ब्रेक डाउन करती है और प्रोटीन को तोड़ देगी पेप्टोन एंड दी प्रोटियोज के अंदर। प्रोटीन को किस में तोड़ देगी? पेप्सिन है वो क्या करेगी? प्रोटीन पे एक्ट करेगी, पेप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करेगी और इसका कर देगी ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, अब ब्रेक डाउन किस में करेगी? पेप्टोन एंड दी प्रोटियोज के अंदर, पेप्टोन एंड प्रोटियोज के अंदर ब्रेक डाउन कर देगी। वहीं पे जो रेनिन है, अब रेनिन क्या होता है? मिल्क प्रोटीन होती है कैसिन, उस पे एक्ट करता है, तो वो भी बच्चों के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब उस क्या करेगी? मिल्क प्रोटीन है उसको भी तोड़ के सेम की सेम पेप्टोन एंड दी प्रोटियोज के अंदर कन्वर्ट कर देगी रेनिन। रेनिन हमेशा कैसिन पे काम करती है और कैसिन एक मिल्क प्रोटीन होती है, तो मिल्क प्रोटीन को ये किस में कन्वर्ट कर देगी? पेप्टोन एंड दी प्रोटियोज के अंदर कन्वर्ट कर देगी स्टमक के अंदर। देन उसके बाद में हम देखते हैं डाइजेशन इन दी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन अलग अलग होता है, जिसमें सबसे पहले होता है प्रोटियोलाइटिक, दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। सेकेंड वन आता है एमाइलोलाइटिक, दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन। कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन। उसके बाद में आता है लिपोलाइटिक, दैट मीन्स इसको अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी फैट है उसका ब्रेकडाउन होना। इमल्सिफिकेशन यानी ब्रेकडाउन ऑफ द फैट। ब्रेकडाउन ऑफ फैट, फैट का ब्रेकडाउन करता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर ये तीनों की तीनों ही एक साथ में फंक्शन करती हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रिएटिक जूस एंड अगर फैट का हो रहा है तो यहाँ पे बाइल जूस है। ये तीनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म होता है या फिर वहाँ पर डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम तो प्रोटीन का देखेंगे, तो इंटेस्टाइनल जूस एंड दी पैनक्रिएटिक जूस है वो रिलीज करेगा। अब इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रिएटिक जूस है, अब ये यहाँ पर क्या रिलीज करता है? यहाँ पर रिलीज होता है ट्रिप्सिन। अब इन दोनों का, इंटेस्टाइनल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस, अब हमने पहले भी देखा था, इससे जस्ट पहले हमने देखा है यहाँ पर कि पेप्सिन एंड रेनिन, इन दोनों ने क्या काम किया था? स्टमक के अंदर जो प्रोटीन था उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया था पेप्टोन एंड दी प्रोटियोज के अंदर। तो सेम आगे जाके प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो गया था? स्टमक के अंदर पेप्टोन एंड दी प्रोटियोज के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद में यहाँ जो ट्रिप्सिन है, जो यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर जो ट्रिप्सिन प्रेजेंट होती है, ये क्या करेगी? यहाँ पर उसको जो पेप्टोन एंड दी प्रोटियोज है उसको वापस डाईपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी, डाईपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी। अब ये डाईपेप्टाइड्स है कहाँ पर? इन दी इंटेस्टाइन, वो आगे जाके एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इंटेस्टाइनल जूस है उसको एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसको? डाईपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। फिर आते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन पे। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो सबसे पहले इंटेस्टाइनल जूस एंड दी पेनक्रिएटिक जूस है, उन दोनों के अंदर ही एमाइलेज प्रेजेंट होता है। तो एमाइलेज का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये क्या करेगा? स्टार्च पे रिएक्ट करेगा, और स्टार्च है, जैसे स्टार्च अपना किसके अंदर आ गया? ये स्टार्च आ गया है इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ पर एमाइलेज प्रेजेंट होता है। ये एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एमाइलेज है, ये एमाइलेज है, ये क्या करेगा? स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा इन दी माल्टोज, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लेकिन माल्टोज है उसको भी हम डायरेक्टली अब्जॉर्ब अपनी नहीं कर सकते, उस कंडीशंस में वहाँ से माल्टेज रिलीज होगा, इंटेस्टाइन से ही माल्टेज रिलीज होगा, और ये माल्टेज एंजाइम है, ये क्या करेगा? माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा इन दी ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये अपनी बॉडी है उसको यूटिलाइज कर लेगी, बॉडी यूटिलाइज।
इसको बॉडी यूटिलाइज कर लेगी। तो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर फैट का, जिसको अपन बोलते हैं लिपोलाइटिक्स यानी ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, या फिर अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको इमल्सिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, सेम इसके अंदर रोल किसका होगा, इंटेस्टाइनल का भी रोल होगा, पेनक्रियाज का भी रोल है, एंड बाइल जूस का भी यहाँ पर रोल है, तीनों का रोल रहेगा। तो सबसे पहले तो क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होगा इंटेस्टाइन के अंदर। इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, जिसमें ये क्या होता है, जो ट्राइग्लिसराइड है वो डाइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड है वो डाइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और डाइग्लिसराइड है उस पर पैनक्रिएटिक लाइपेज एक्ट करेगा। जो ही ट्राइग्लिसराइड है वो डाइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट होगा, तो डाइग्लिसराइड पे जो पैनक्रिएटिक एमाइलेज है, पैनक्रियाज है वो रिलीज करता है एमाइलेज को, तो वो लाइपेज को, पैनक्रियाज है वो रिलीज कर रहा है सिर्फ लाइपेज को, तो पैनक्रिएटिक लाइपेज है वो यहाँ पर डाइग्लिसराइड पे एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इन दी मोनोग्लिसराइड के अंदर। पहले ट्राइग्लिसराइड के अंदर था फैट, इसका इमल्सिफिकेशन हुआ डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड पे लाइपेज है, पैनक्रिएटिक लाइपेज है वो एक्ट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इन दी मोनोग्लिसराइड के अंदर, मोनोग्लिसराइड के अंदर हो जाएगा। उसके बाद में ये तो पैनक्रिएटिक लाइपेज था, अब उसके बाद में आता है इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या काम करेगा, यहाँ पर जो मोनोग्लिसराइड था इसको वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब इसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम है जिन्होंने किस कंपोनेंट को किसके अंदर कन्वर्ट किया। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं पेप्टिडाइडेस, पेप्टिडाइजेस। तो पेप्टिडाइजेस है, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन से रिलेटेड है। तो ये क्या करेंगे, पेप्टाइड्स है, पेप्टाइड्स क्या प्रोटीन कंपोनेंट है, उसको किस में तोड़ देगा, ये एमिनो एसिड के अंदर तोड़ देगा पेप्टाइड्स को। जैसे ये जो पेप्टाइड्स हैं, डाइपेप्टाइड्स है ना, ये डाइपेप्टाइड्स से हैं, मोनोपेप्टाइड्स हैं, डाइपेप्टाइड्स है, इसको फिर मोनोपेप्टाइड्स में गया, और मोनोपेप्टाइड्स है उसको किसने एमिनो एसिड्स के अंदर तोड़ दिया। तो एमिनो एसिड को के अंदर किसने तोड़ा, पेप्टाइड्स ने या पेप्टाइडेज ने, पेप्टाइडेज ने क्या किया, पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड के अंदर तोड़ दिया। फिर आता है सुक्रेस। अब क्या होता है सुक्रेस, जो सुक्रोज है उसको कन्वर्ट कर देगा ये फ्रक्टोज एंड दी ग्लूकोज के अंदर। सुक्रेज का काम क्या होता है, सुक्रेज भी एक एंजाइम होता है, वो सुक्रोज को फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर माल्टेज है, माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, माल्टेज भी माल्टोज को ग्लूकोज में कर देगा। फिर आता है लैक्टेज। अब लैक्टेज है ये क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, जो लैक्टेज है ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट में आता है डेक्सट्रीनेज। जो डेक्सट्रीनेज है इसका काम क्या होता है, डेक्सट्रीन माल्टोस एंड माल्ट्रियोस को ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। एंड लास्ट वन आता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब इंटेस्टाइनल लाइपेज है वो किसका काम क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड है उसको वो फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये था अपना डाइजेशन इन दी स्टमक एंड दी स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड ये तो अपना ये पेपर तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, अगर मुझे टाइम होगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, रेदर देन एक बार आप इन क्वेश्चंस को भी देख लेना। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सेल साइकिल्स, सेल वाली स्ट्रक्चर है उसके अंदर सेल साइकिल्स है उसको देखना है, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी क्या होता है, कौन सी स्टेज है उसको देखना है। सेकेंड में आता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, कौन कौन सी क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो किस वे के अंदर क्लोटिंग जो कोगुलेशन है उसको फैक्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है इरिथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, आरबीसी के फॉर्मेशन में आरबीसी का नॉर्मल फॉर्मेशन कैसे होता है, किस वे के अंदर होगा। अनदर क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक एंड द लीवर, जीआई सिस्टम के अंदर स्टमक की और लीवर की स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा सा देख लेना, पॉसिबल है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मसल कॉन्ट्रेक्शन, यानी जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन कैसे होते हैं, किस वे के अंदर होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कैसे क्या होते हैं, वहाँ पे कैसे कंडक्शंस होगा, और कंडक्शन होता है तो जो एक्शन पोटेंशियल कैसे आयन का एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड दी रिपोलराइजेशन हो रहा है, उस मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को देख लेना। एंड लास्ट वन इसके अंदर क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ दी टिश्यूज, टिश्यू का नॉर्मल क्लासिफिकेशन, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, उनके सब डिवीजन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सब टाइप कौन कौन से होते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हुआ यहाँ पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर।
थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।